मेरे भाई, मैंने जो आपको वादा किया है 25 दिन 25 मैराथन, उसके बाद प्रैक्टिस सेट पीवाईक्यू सारा चीज़ लगा देंगे। ओवरऑल कहने का मतलब मेरा ये है कि 17 नवंबर से पहले, ग्रुप डी एग्जाम से पहले मैंने आपके लिए क्या ठेका लिया है। ठेका लिया कि साइंस में फुल बटे फुल दिलाऊंगा आपको। यानी कि कहने का मतलब मेरे भाई ये है कि आपको साइंस में बिल्कुल भी नंबर नहीं काटने दूंगा, 25/25 दूंगा। बस आपको मेरे साथ रहना है। प्लस में जीके एवं करंट अफेयर्स, इसका भी क्लास मैं आपको साथियों, इसका भी क्लास मैं कराऊंगा। यानी जीके और करंट अफेयर्स टोटल कितना है, 20 नंबर का है, तो 20 में 10 नंबर दिलाने की मेरी गारंटी है। और करंट अफेयर्स का कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कितने मंथ का पढ़ना है, आप लोग का ये कमेंट रहता है, तो ये सब मैं बता दूंगा। इस सब के लिए आप चिंतित ना होइए। जब हम हैं, हमसे अगर आप जुड़े हुए, हमने आपके लिए वादा किया है, तो उस पर हम पूरा जी जान से लगे हुए। मैं ड्यूटी करके आया हूँ नाइट, लेकिन सोया नहीं हूँ। दिन भर आपके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपके लिए क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ताकि आपको जो मैंने वादा किया है आपको जरूर पूरा कर सकूँ। आपको धोखा मैं बिल्कुल ना दूँ, ठीक है ना। बस आपको मेरा सपोर्ट करना है मेरे भाई, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना है। सारा चीज़ जो आपका वादा किया उसको मैं पूरा कराने में बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है ना। अच्छा, कई लोग पूछ रहे थे कि सर ये जो श्रृंखला सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें कौन कौन सा चैप्टर पढ़ाइएगा। मैंने उस वीडियो में बता दिया, जिस वीडियो में मैंने बताया कि नहीं हम 25 दिन 25 मैराथन करेंगे, 50 दिन आप मेरे साथ दीजिए, आपको मैं जो मेरे साथ संघर्ष करेगा उसको सफलता आपको मिलेगा। लेकिन उसमें मैंने आपको बताया था कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है। किसी ने नहीं देखा तो मैं फिर से बता देता हूँ कौन कौन सा चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जैसे देख लिया, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये आपका हमारे आसपास का पदार्थ जो केमिस्ट्री का पार्ट है, इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका था क्या हमारे आसपास के पदार्थ सूत्र है, जिसमें मिश्रण के बारे में पढ़ते हैं। फिर परमाणु एवं अणु पढ़ेंगे, फिर परमाणु की संरचना पढ़ेंगे, फिर जीवन की मौलिक इकाई यानी कि हम कोशिका, यानी पहला तो हम इसी से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, सेल आपका कोशिका से स्टार्ट कर रहे हैं। फिर आपका ये ऊतक हो गया, ये क्या होगा, ऊतक। ऊतक फिर स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आपका गति आएगा। ये मत सोचो कि इसमें क्या, पहले हम बायोलॉजी से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद बल तथा गति के नियम पढ़ेंगे। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण पढ़ेंगे। उसके बाद कार्य ऊर्जा पढ़ेंगे। उसके बाद ध्वनि पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये तो आपका हो गया। अब नेक्स्ट ये तो आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया मेरे भाई 9th वाला साइंस। अब 10th वाले साइंस में भी देख लेते हैं क्या पढ़ना है। और ये 10th वाला एनसीईआरटी, इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी कि इसको हम बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। उसके बाद इसमें हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद इसमें हम पढ़ेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट। उसके बाद पढ़ेंगे धातु एवं अधातु। उसके बाद पढ़ेंगे कार्बन एवं उसके यौगिक। उसके बाद पढ़ेंगे साथियों जैव प्रक्रम। इस जैव प्रक्रम में ये अलग अलग आपका आ जाएगा। इसमें आपका उत्सर्जन तंत्र पढ़ लेंगे, फिर आपका हम क्या पढ़ लेंगे, श्वसन तंत्र पढ़ लेंगे, परिवहन तंत्र पढ़ लेंगे, और आपका पोषण पढ़ लेंगे। सारा इसी में पढ़ लेंगे, ठीक है ना। नियंत्रण समन्वय, जिसमें हम पढ़ेंगे आपके मस्तिष्क के बारे में, हार्मोन के बारे में, ठीक है ना। जीव जनन कैसे करते हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। फिर अनुवांशिकता, अनुवांशिकता हमें देखना है, हेरिडिटी जिसको बोलते हैं। फिर फिजिक्स की ओर अगर 10th में बढ़े तो आपका लाइट में दोनों आ गया, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन दोनों आ गया। फिर आपका आ गया मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, जिसमें कि हम आँख के बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। फिर पढ़ेंगे आपका मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। और लास्ट आपका बचता है हमारा पर्यावरण। तो इस तरह से हमारी श्रृंखला चलेगी। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे आपको और क्या क्या चैप्टर आपको कंप्लीट करवाना है। इसी से आपका प्रश्न आपके ग्रुप डी एग्जाम में आएगा, बस आपको मेरे साथ देना है। तो चलिए, बातें बहुत कर ली, स्टार्ट करते हैं कोशिका का अपना पहला चैप्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। अब कोशिका, कोशिका को हम क्या कहते हैं, जीवन की मौलिक इकाई कहते हैं। जीवन की मौलिक इकाई का मतलब क्या हुआ, देखिए मौलिक मतलब होता है सबसे छोटा पार्ट, यानी कि जो सबसे ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि जीवन का मतलब लाइफ हो गया। अगर हमारा बॉडी कुछ काम ही ना करे तो हमारा जीवन बिल्कुल बेकार है। कोई भी बॉडी, अगर एक बॉडी अच्छे से काम नहीं करता, शरीर का कोई भी अंग अगर अच्छे से काम नहीं करता, तो हम बोलते हैं मेरा जीवन बेकार है। तो हम कहने का मतलब मेरा ये है कि मेरे भाई, मेरा जीवन जो अगर सही रहेगा, बोल देंगे कि मेरा जीवन सही है, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा सभी अंग अच्छे से कार्य कर रहा है, यानी कि मेरा जीवन सही चल रहा है, ठीक है ना। बायोलॉजी के दृष्टिकोण से मैं आपको बोल रहा हूँ, समझ गए ना। अब पूरा शरीर का हर एक पार्ट जो है मेरे भाई, वो कोशिका से बना हुआ है। मैं क्या बोल रहा हूँ, पूरा शरीर का हर एक पार्ट जो है कोशिका से बना हुआ है, समझ गए ना। इसीलिए बोल रहे हैं कि कोशिका क्या है, जीवन की मौलिक इकाई है। कोशिका क्या है, हमारे जीवन की मौलिक इकाई है, फंडामेंटल यूनिट है हमारे लाइफ का, ठीक है ना। अब कोशिका के बारे में, कोशिका को सबसे पहले किसने खोजा था, तो ये खोजा था मेरे भाई आपका रॉबर्ट हुक ने। किसने खोजा था, रॉबर्ट हुक साहब ने इसको खोजा था। लेकिन इन्होंने खोजा जो था वो मृत कोशिका खोजा था। कैसा कोशिका खोजा था, मृत कोशिका। चाहे मृत खोजे चाहे जीवित खोजे, खोजा तो पहली बार भाई कोशिका को रॉबर्ट हुक नहीं है, खोजा का नहीं है भाई। मान चलिए आपने किसी नया पक्षी का खोज कर दिया, वो पक्षी अभी तक दुनिया में उसका खोज ही नहीं हुआ है, लेकिन आपने उसको खोज दिया। अब वो मरा रहे जिंदा रहे, लेकिन तो वो पक्षी ही कहलाएगा ना। आपका ही श्रेय दिया जाएगा, आपने उसको खोज किया, चाहे मरा खोजे या जिंदा खोजे, है तो वो पक्षी ही है कि नहीं भाई। आदमी अगर मर जाए तो उसको क्या आदमी नहीं बोला जाएगा, अरे डेथलेस बोलेगा, लेकिन आदमी ही है ना मेरे भाई वो।
एक मरा हुआ आदमी, जिंदा आदमी, लेकिन है तो आदमी ही वो, समझ गए ना बात को। तो वही बात है, इन्होंने मृत कोशिका खोजा था। तो कभी कभी पूछता भी है कि जो रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका खोज किया वो जीवित था या मृत था, तो क्या था साथियों, वो आपका मृत कोशिका था। क्या था साथियों, वो आपका ये मृत कोशिका था, ठीक है, क्योंकि इन्होंने कॉर्क जो लिया था। अब खोज आखिर किया किस, मतलब कैसे इन्होंने खोज किया, इन्होंने खोज कैसे किया, ये भी पूछता है। ध्यान रखना 1665 में खोज हुआ। कब खोज हुआ, कोशिका खोज रॉबर्ट हुक ने कब किया है, 1665 में। इन्होंने कैसे खोजा कोशिका को, ये बात बहुत आश्चर्यजनक है जानने के लिए। 1665 ईस्वी में कोशिका को देखा, किस में देखा, तो कॉर्क की पतली काट का अवलोकन करते हुए। अवलोकन मतलब ये अपना मतलब अनुभव कर रहे थे ना, उसको एक्सपीरियंस करना चाह रहे थे। अब सर ये कॉर्क क्या है, कॉर्क मतलब मेरे भाई जो पौधा है ना, आपका जो पौधा है, पौधा का अगर हम पौधा का जो तना वाला पार्ट है, जिसको हम अपने गांव की भाषा में टहनी बोल देंगे, टहनी भी तना टाइप का हो जाता है, और आपका जो एकदम पूरा खरा है उसको हम बोल देंगे सिल्ली। ये देखो पेड़ का सिल्ली है पूरा ना, तो उसको जब काटेंगे उसका छाल निकालेंगे, वो मृत कॉर्क लिया गया था। ये रॉबर्ट हुक के द्वारा क्या, मृत कॉर्क लिया गया, मतलब मृत छाल लिया गया था पौधे का, ऐसा समझ लीजिए आप। क्या लिया गया था, मृत छाल लिया गया था। तो उस मृत छाल में जब इन्होंने अपना क्या बनाया था, एक जुगारू माइक्रोस्कोप बनाया था। इन्होंने अपना एक जुगारू माइक्रोस्कोप बनाया था। माइक्रोस्कोप का मतलब इसको हिंदी में सूक्ष्मदर्शी कहेंगे, जिसमें उत्तल लेंस लगे रहते हैं, समझ गए ना। उसका काम क्या होता है, जिस भी चीज़ को हम अपनी आँखों से नहीं देख पाते हैं, हम अपनी नंगी आँखों से नहीं देख पाते हैं, तो उसको जूम करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। इसी का मतलब इसी के लिए हम किसी चीज़ को छोटा को बड़े करने के लिए हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, समझ गए। तो उस समय सूक्ष्मदर्शी का अच्छा खासा खोज भी नहीं हुआ था, तो इन्होंने खुद का जुगारू सेटअप से बनाया था माइक्रोस्कोप, तो उसी से इन्होंने देखा था, समझ गए ना। तो अब आगे पढ़ते हैं। कॉर्क को सूक्ष्मदर्शी से देखने पर, कॉर्क समझ गए ना, वो पौधे की छाल है। कॉर्क को सूक्ष्मदर्शी से देखने पर क्या इन्होंने देखा, जब इन्होंने सूक्ष्मदर्शी से कॉर्क को देखा तो इन्होंने क्या नोटिस किया, उसमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ दिखाई देते हैं, कुछ इस तरह। जब मान चलिए ये आपका छाल था, पौधा क्या था, ये छाल था, इस तरह से आपका ये छाल था, ठीक है ना, पौधा गोल छाल था। जब इन्होंने इसमें माइक्रोस्कोप से देखा, इसमें आपका अनेक प्रकोष्ठ कुछ इस तरह से दिखे, इस तरह से एकदम कमरा टाइप का रूम बना, इस तरह से दिखा प्रकोष्ठ, इसमें इस तरह से दिखा। तो छोटे छोटे जो इसमें आपको दिख रहे हैं एकदम छोटे छोटे पार्ट, इसमें वही क्या है साथियों, कोशिका है। वही साथियों क्या आपका कोशिका है, इन्होंने नाम दिया, ठीक है ना। अब ये जो आपका मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिखा था, हाइव, हाइव का मतलब क्या होता है मेरे भाई, हाइव का मतलब होता है मधुमक्खी का छत्ता। आपने देखा होगा ना, गांव घर में पेड़ पर लटकते रहते हैं मधुमक्खी का छत्ता, बिल्कुल देखा होगा। तो जब इन्होंने कॉर्क में, जो कॉर्क इन्होंने लिया था पेड़ से, मृत कॉर्क लिया था, कैसा कॉर्क लिया था, मृत कॉर्क लिया था, है ना, इसीलिए मृत कोशिका के भी खोज। अब मृत कॉर्क है तो उसमें कोशिका भी मृत ही होगी, है ना। तो जब इन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा इस कॉर्क के अंदर, तो इन्होंने देखा कि इसमें जो है छोटे छोटे प्रकोष्ठ दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे प्रकोष्ठ दिखाई दे रहे हैं, जो कि एक मधुमक्खी का छत्ता का आकार बनाए हुए हैं। इसी को इन्होंने क्या नाम दिया मेरे भाई, कोशिका नाम दिया। समझ गए बात को ना। चलिए, उम्मीद है कि ये चीज़ क्लियर आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर देखिए, सेल एक लैटिन शब्द है। सेल क्या, एक लैटिन शब्द है, जिसका मतलब क्या होता है, छोटा कमरा। बोल देगा कि सेल कैसा शब्द है, लैटिन शब्द है। अब सेल को हिंदी में क्या कहते हैं, कोशिका। हम भारत वालों ने इसको कोशिका नाम दे दिया, ठीक है ना, लेकिन सेल शब्द की उत्पत्ति आपका लैटिन शब्द से हुई है, यानी कोशिका शब्द की उत्पत्ति आपका लैटिन शब्द से हुई है, ठीक है। चलिए, जिसका मतलब क्या होता है, छोटा कमरा होता है। सेल का मतलब क्या होता है, छोटा कमरा होता है, ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं। रॉबर्ट हुक ने मृत कॉर्क ऊतक लिया था, इसलिए मृत सेल की खोज की। तो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि इन्होंने कैसी कोशिका खोज की थी, मृत सेल, डेथ सेल की खोज की थी इनने। तो सर अब जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो जीवित कोशिका खोज की थी मेरे भाई ल्यूवेनहॉक ने। देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया आपके लिए, ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की, जीवित कोशिका खोज ल्यूवेनहॉक ने की। अच्छा, ऐसे प्रश्न दे देगा सर, किसने कोशिका की खोज की, सिर्फ हमारा प्रश्न ये आ जाएगा कि कोशिका की खोज किसने की, तब उसमें हम क्या ऑप्शन मारेंगे, उसमें ऑप्शन में ल्यूवेनहॉक भी रहेगा, रॉबर्ट हुक भी रहेगा, अन्य दो ऑप्शन रहेगा, तो उसमें हम क्या मारेंगे। यहाँ तो वो मृत और जीवित नहीं पूछ रहा है, सिर्फ पूछ रहा है कि कोशिका की खोज किसने की। तो यहाँ पर आंसर आपको रॉबर्ट हुक देना। क्यों भाई, मृत खोजे जीवित खोजे, पहली बार तो रॉबर्ट हुक नहीं देखा ना, तो अगर सिंपल पूछेगा कि कोशिका की खोज किसने की, तो वो रॉबर्ट हुक होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, अगर जीवित कोशिका बोल देगा तो ल्यूवेनहॉक, ठीक है ना, तो ध्यान रखना। अच्छा, जो ल्यूवेनहॉक ने, इसका पूरा नाम एंटोनी ल्यूवेनहॉक है, जिसको कि बैक्टीरिया का जनक भी माना जाता है,
बैक्टीरिया का जनक भी माना जाता है ना। बैक्टीरिया का खोज इसी ने किया था, जीवाणु की खोज भी इसी ने किया था, ठीक है ना। तो जीवित कोशिका की खोज जो एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने की, इन्होंने कैसे की, यही पूछता है कि एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज किस तरह से की। ऑप्शन में चार को दे देगा, तो आपको पता होना चाहिए ना। जैसे रॉबर्ट हुक ने कॉर्क में माइक्रोस्कोप से देखा, उसका अवलोकन करते हुए उसको मधुमक्खी का छत्ता जैसा उसमें छोटे छोटे प्रकोष्ठ दिखाई दिए, जिसको इन्होंने सेल नाम दिया। लेकिन जो जीवित कोशिका की खोज एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने की, इन्होंने कैसे किया, तो इन्होंने मेरे भाई क्या कि शैवाल आपने देखा होगा। शैवाल का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा कभी कभी रोड किनारे चलते होंगे बस वगैरह में, तो हरे हरे आपको चीज़ दिखते होंगे। नदियों तालाब में हरे हरे एकदम, नदियों में आपको हरे हरे चीज़ दिखते होंगे, जरूर आपने कभी ना कभी जरूर देखा हुआ, ठीक है ना। मैं यहाँ पर फोटो नहीं लगाऊंगा क्योंकि इस सब मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, बस समझिए आप, ठीक है ना। आपको अभी क्या करना है, 25 दिन 25 मैराथन में एकदम माइंड में जो मैं बोल रहा हूँ, तो माइंड को एक्टिव रखिए, ठीक है ना। तो जब नदी किनारे चलते होंगे तो हम हरा हरा देखते होंगे कि नदी में से तैरता रहता है ना, तो वो मेरे भाई क्या है, वो आपका शैवाल है। वो क्या है, शैवाल है। वो क्या है, शैवाल है। इसको इंग्लिश में एल्गी बोलते हैं, एल्गी बोलते हैं, ठीक है ना, जो कि थैलोफाइटा पौधे के समूह का एक पार्ट है, ठीक है मेरे भाई। तो इसी शैवाल में इन्होंने क्या खोजा है, जीवित कोशिका की खोज की। शैवाल में इन्होंने क्या खोजा है, जीवित कोशिका की खोज की। समझ गए ना, बस इतना इसमें ध्यान रखना है। तालाब में था, क्योंकि तालाब में ये लोग रहते हैं, ये सब रहते हैं, ठीक है ना। अब कोशिका को हम क्या कह दे रहे हैं, कि कोशिका हमारा क्या है, जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, यानी कि स्ट्रक्चरल एवं फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर आप पूछ दे कि हमारे जीवन की स्ट्रक्चरल एवं फंक्शनल यूनिट क्या है, तो कोशिका है, यानी कि संरचनात्मक, हमारे जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, कोशिका है। अब इसके कहने का सर क्या मतलब है, संरचनात्मक का मतलब क्या हो गया, स्ट्रक्चर, मतलब हमारा बॉडी का जो पूरा स्ट्रक्चर बना है ना मेरे भाई, वो पूरा कोशिका से ही बना है, इसलिए बोला जा रहा है कि स्ट्रक्चर यूनिट, ठीक है। अब क्रियात्मक भी क्यों बोला जा रहा है सर, ठीक है। स्ट्रक्चर तो समझ गए कि संरचनात्मक, इसको हिंदी में बोलते हैं कि हम कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई दोनों चीज़ कह रहे हैं मिला के। संरचनात्मक का मतलब हो गया कि पूरा बॉडी हमारा कोशिका से ही बना हुआ है, जब छोटा पार्ट उसका देखेंगे तो। क्रियात्मक क्या मतलब हो गया, क्रियात्मक का मतलब हो गया काम करने वाला। क्रियात्मक का मतलब क्या है मेरे भाई, काम करने वाला। समझ के, मान के चलिए कि आपका हाथ सही से काम नहीं कर रहा, सपोज दैट, इसका मतलब क्या है कि आपके हाथ में जो टिश्यू है वो काम नहीं कर रहा है, और टिश्यू के अंदर क्या आपको दिखेगा, टिश्यू के अंदर आपको दिखेगा कोशिका, वो काम नहीं कर रहा है। तो सबसे छोटा पार्ट आपका कोशिका ही आ गया, सबसे छोटा पार्ट आपका क्या हो गया, कोशिका ही आ गया ना। तो कोशिका ही, इसलिए हम बोल रहे हैं कि कोशिका पूरा शरीर को बनाने में भी मदद कर रहा है, और कोशिका पूरे शरीर में कार्य भी कर रहा है। क्या क्लियर हुआ ये बात आपको, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। इसलिए मेरे भाई बोल रहे हैं कोशिका हमारे जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक दोनों चीज़ है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। चलिए, तो मैं बोले यहाँ पर अब बात आता है कि सर कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। मान चलिए कोई व्यक्ति कोशिका का अध्ययन करना चाह रहा है, ठीक है ना। मान चलिए कि कोशिका के अंदर कोई अंग खराब हो, जैसे कोशिका के अंदर तो बहुत से सारे अंग हैं, कोशिका के अंदर बहुत सारे अंग, लाइसोसोम है, गोल्गी इकाई है, ईआर है, बहुत सारे अंग हैं। किसी चीज़ का अध्ययन करने का मन हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोशिका का अध्ययन कर रहा है, यही हुआ ना। मान चलिए आपका किडनी खराब हो गया, सब भगवान न करे आप किडनी खराब हो, हम ऐसे मान लेते हैं। किडनी जब खराब हुआ तो उसको देखने वाला तो कोई व्यक्ति होगा ना मेरे भाई, होगा कि नहीं होगा। ऐसा थोड़ी कि सभी लोग किडनी देख लेगा, सभी डॉक्टर किडनी देख लेगा। तो किडनी देखने वाले के लिए हम क्या बोलेंगे, वो किडनी का स्पेशलिस्ट है। किडनी के रोग को देखने वाले के लिए हम क्या बोलेंगे, किडनी के वो स्पेशलिस्ट हैं। तो उस स्पेशलिस्ट को हम क्या कहते हैं, नेफ्रोलॉजी कहा जाते हैं। उसी तरह जो कोशिका की देखभाल करता है, देखभाल मैं कह रहा हूँ, जो कोशिका के बारे में स्टडी करना चाहते हैं, उस शाखा को हम क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। हिंदी में इसको कोशिका विज्ञान बोलेंगे। तो स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी, यानी कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, कोशिका विज्ञान कहलाता है। आई होप क्लियर हो गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अब देखते हैं सजीव यानी कि लिविंग थिंग्स, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लिविंग थिंग्स मतलब सजीव होता है, और नॉन लिविंग थिंग्स मतलब क्या होता है, निर्जीव होता है। तो सजीव किससे बने होते हैं, हम लोग भी सजीव हैं, पौधा भी सजीव है। आखिर हम लोग बने किससे होते हैं, बात वहीं पर आ रही है, हम लोग किससे बने हैं, कोशिका से ही बने हैं। तो सारा एनसीईआरटी का पॉइंट मैंने आपको अच्छे से मेरे भाई लिखा हुआ है, ताकि एग्जाम में बाहर ना जा पाए, बिल्कुल नहीं, प्रश्न जाने का सवाल ही नहीं उठता है कि बाहर चले जाए। सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। सभी जीव किससे मिलकर बना होता है, कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अच्छा, एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ आपको कि ये जो हैंडरिटन नोट्स हमने आपके लिए बहुत मेहनत से बनाया था, तो अगर आप जो इसको लेना चाहते थे, ये आपका पेड है, मैं आपको क्लियर करता हूँ, ये आपका 854099
7350 पर आपको साथियों ये PDF साथियों आपको मिलेगा। ये 99 रुपये पे है इसका, ठीक है ना। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये आप जो लेना चाहते हैं ले सकते हैं, अदरवाइज आपको कोई लेने की जरूरत नहीं है। आप लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हैं, ठीक है ना, आपकी इच्छा वो, ठीक है ना। तो मैंने आपके लिए बता दिया, मात्र मैंने 99 रुपये रखा हुआ है, ठीक है। जो मेरे भाई पहले से लिए हुए हैं उनको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसलिए लेने को बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें जो कंटेंट मैंने दिया है ना बहुत ही पावरफुल कंटेंट है, फुल्ली NCERT बेस्ड है, कोई आपको ऐसा नहीं देगा, समझ गए ना। तो जो भी लेना चाहते हैं यहाँ पर मैसेज करें, आपको 99 रुपये के लिए ये आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। खैर चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे भाई, ज़्यादा हम समय नहीं लेंगे, अगर अदरवाइज आप ऐसे ही पढ़िए कोई दिक्कत नहीं है। सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। सभी जीव किससे मिलकर बना होता है? कोशिकाओं से मिलकर। मैं ऑलरेडी आपको ये पॉइंट क्लियर कर चुका हूँ। संख्या के आधार पर ये दो तरह के होते हैं। अब देखिए कोशिका का मैं आपको प्रकार बता रहा हूँ, सभी जीव जो है संख्या के आधार पर कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक आपका होता है एक कोश के जीव, एक आपका होता है बहुकोश के जीव। ये संख्या के आधार पर है। ये किस आधार पर है मेरे भाई? ये आपका संख्या के आधार पर है। एक आपका एक कोश के जीव, दूसरा आपका बहुकोश के जीव, ठीक है ना। अब सर एक कोश के जीव का मतलब क्या हो गया? जिसमें एक कोशिका हो उसे हम एक कोश के जीव बोलेंगे। सर बहुकोश के जीव का मतलब क्या हुआ? जिसमें एक से ज़्यादा कोशिका हो, यानी बहुत सारी कोशिका हो, उसे हम बहुकोश के जीव बोलेंगे। सिंपल है ना मेरे भाई, यही है ना। अब एक कोश के जीव सर कौन कौन है? हमने तो सीख लिया कि एक कोश के जीव को इंग्लिश में बोलेंगे यूनिसेलुलर। क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनेल। इंग्लिश में इसको बोलेंगे एक कोश के जीव, या हिंदी में आप ध्यान रखो, ठीक है ना। एक कोश के जीव का मतलब क्या हुआ? जिसमें एक ही कोशिका हो, यानी कि जो जीव एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है उसे हम क्या कहेंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनेल या एक कोश के जीव। अब चूंकि हम जो बने हुए हैं वो एकदम बिलियनों कोशिका से बने हुए हैं। हम कितने कोशिका से बने हैं? 100 करोड़ 200 करोड़ बिलियनों कोशिका हमारे शरीर में बनी हुई है, समझ लीजिए, जो बहुकोश का जीव है। लेकिन जिसमें एक ही कोशिका हो, आप समझ लीजिए, अभी धीरे धीरे आपको क्लियर होता जाएगा ये, ठीक है ना। तो एक कोश के जीव कौन कौन होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको कोई पूछे एक कोश के जीव का मतलब क्या होता है तो आप बोल दीजिएगा जिसमें एक कोशिका हो उसे हम एक कोश के जीव कहेंगे। अब इसके कौन कौन से उदाहरण हैं? पहला आपका जैसे कि अमीबा हो गया, नाम जरूर सुना होगा। अमीबा का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। इसका स्ट्रक्चर किसी तरह भी बना सकते हैं आप, ठीक है ना, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता है। जब ये खाना खाता है तो इसका आकार बढ़ जाता है और फट जाता है अपने आप, ठीक है ना। तो अमीबा आपका एक कोश के जीव है। पैरामीशियम ये भी एक कोश के जीव है। चप्पल के आकार का आपने जरूर कभी न कभी बचपन में फोटो देखा होगा बुक में, चप्पल के आकार का, वो पैरामीशियम होता है। जीवाणु बैक्टीरिया वो आपका एक कोश के जीव होता है। क्लेमाइडोमोनास ये आपका, ये सारे मेरे भाई क्या होते हैं आपके? ये सारे मेरे भाई आपके होते हैं एक कोश के जीव। और भी होता है डाइटम, वो भी होते हैं, ठीक है ना। अब बात करते सर बहुकोश के जीव। बहुकोश के जीव का मतलब क्या होता है? बहुकोश के जीव का मतलब होता है देखिए इसमें नाम बहु मतलब बहुत ज़्यादा, यानी कि वैसा जीव जिसमें बहुत सारे कोशिका हो, जैसे कि हम मानव हो गए, पौधा हो गया, जानवर हो गया, इन सब में बहुत कोशिका है, एक कोशिका नहीं है। जो एक कोशिका वाला जीव है वो तो यहाँ पर हमने लिख दिया आपके लिए, लेकिन जिसमें बहुत कोशिका है, जैसे हम लोग हो गए और कुत्ता बिल्ली पेड़ पौधा हो गया, इन सब में बहुत कोशिका है, तो इन सब को बोलेंगे बहुकोश के जीव। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ मनुष्य, पादप, कुत्ता, फंजाई, है ना, ये सब सारे आपके क्या है? ये सारे आपके बहुकोश के, यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनल है। मल्टी सेलुलर इसको इंग्लिश में बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनल बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एक कोश के जीवों में एक ही सेल द्वारा सारा कार्य होता है। अब मेरे भाई आपको पता है कि कोशिका को मैंने क्या बोला था? सर कोशिका का आपने बोला था संरचनात्मक, क्या बोला था? संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई आपने बोला था। इसका मतलब क्या है? संरचनात्मक का मतलब सर आपने बताया कि कोशिका, हमारा पूरा शरीर जो है कोशिका से बना हुआ है। क्रियात्मक का मतलब सर हो गया कि कोशिका ही हमारे शरीर में सारे कार्य करता है, समझ गए ना बात को। तो अब जिसमें एक ही कोशिका है, अब चूंकि एक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए सब काम करना पड़ेगा, उसको श्वसन वाला भी काम करना पड़ेगा, उसको पोषण वाला भी काम करना पड़ेगा, उसको साथियों रक्त परिवहन यानी खून भी दौड़ना चाहिए उसके शरीर में, तो उसको बोलते हैं बायोलॉजी के टर्म में रक्त परिसंचरण, रक्त परिवहन वो भी होना चाहिए। पाचन भी सही से होना चाहिए, पाचन भी, और आपका जो बेकार पदार्थ है यानी उत्सर्जी पदार्थ है, उत्सर्जन तंत्र भी शरीर में होना चाहिए, यानी कि सभी कार्य करना चाहिए अगर एक व्यक्ति जीवित रहना चाहता है। तो हम लोग मनुष्य हैं, कुत्ता बिल्ली पेड़ पौधा में देखिए सब कार्य होता है।
मैंने क्या बोला आपको, एक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए क्या क्या होना चाहिए, आपका श्वसन भी होना चाहिए, पाचन भी होना चाहिए, पोषण भी होना चाहिए, रक्त परिवहन भी होना चाहिए, उत्सर्जन भी होना चाहिए। ठीक है क्या? अगर जिसमें ये सारे कार्य हो रहे हैं तो वो व्यक्ति अच्छे से चल पा रहा है, जीवित है, जीवन उसका अच्छे से है। ठीक है, तो अब मान के चलिए जिसमें एक ही कोशिका है तो एक ही कोशिका उसको सब कार्य करेगा। बात को समझिए, जिसमें एक ही कोशिका है तो वही एक कोशिका उसके सारे कार्य करेगा। उसका श्वसन का भी कार्य वही एक कोशिका करेगा, पाचन का भी वही करेगा, श्वसन का भी वही करेगा, उत्सर्जन का भी वही करेगा, परिवहन का भी वही करेगा। लेकिन हम लोग जो मेरे भाई हैं, हम लोग बहुकोश के जीव हैं। हम लोग में एक कोशिका नहीं, बहुत कोशिका है। यानी कि हम लोग में सभी काम को करने के लिए अलग अलग कोशिका हैं। बात को समझ पा रहे हैं ना, क्योंकि हम लोग बहुकोश के जीव हैं। हम लोग में सभी काम करने के लिए अलग अलग कोशिका है। पाचन वाला काम करने के लिए अलग कोशिका। अभी आपको पता चलेगा कि सर कोशिका ही काम क्या करता है क्या, तो कोशिका मिलकर अभी ऊतक बनता है, ऊतक मिलकर अभी अंग बनता है, अंग मिलकर साथियों अंग तंत्र बनता है, सॉरी अंग मिलकर तंत्र बनता है, तंत्र मिलकर अंग तंत्र बनता है, फिर बॉडी बनता है। अभी ये मैं ये पॉइंट आपको बताऊंगा, चिंता ना करो, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे शानदार मजेदार के साथ। ठीक है ना, तो जिसमें एक ही कोशिका है उसका सारा कार्य जो है वो एक ही कोशिका कर देगा। लेकिन जिसमें बहुत सारे कोशिका है तो उसमें क्या होता है कि सभी काम को करने के लिए अलग अलग कोशिकाएं होती हैं। समझ गए ना, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। एक कोश के जीवों में एक ही सेल द्वारा सारा कार्य होता है, जबकि बहुकोश के जीवों में अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग कोशिका होती है। मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख भी दिया है। ठीक है, चलिए, प्रत्येक बहुकोश के जीव एक कोशिका से ही विकसित हुआ है। मतलब कोई भी बहुकोश का जीव है वो किससे विकसित हुआ है, कोशिका से ही विकसित हुआ है। सर ये क्या बोल रहा है, मतलब बहुकोश के जीव जो हुआ वो कोशिका से उत्पन्न है, यानी कि एक कोशिका में विभाजन होते गया, 1 से 2 बना, 2 से 4 बना, 4 से 6, 8, 10, 12 ऐसे मल्टी सेलर आपका बन गया। ठीक है ना, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि प्रत्येक बहुकोश के जीव एक कोशिका से ही बना है। समझ गए ना बात को, विकसित हुआ है। कोशिकाएं विभाजित होकर अपने ही जैसी कोशिकाएं बनाती हैं। मतलब कि आप जब बच्चे थे, आपके हाथ छोटे थे, हाथ की अंगुलियां छोटी थी, तो जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ा तो आपका हाथ बढ़ा कि नहीं, आपका कद बढ़ा कि नहीं, बिल्कुल बढ़ा। कैसे हुआ ये संभव, कैसे हुआ संभव कि आपके बॉडी में कोशिका विभाजन हुआ। मान चलिए आपके हाथ में, सपोज दैट आपका हाथ अभी छोटा था, बचपन में आप जब 5 साल के थे तो आपका हाथ छोटा था, हाथ का उंगली छोटा था। ठीक है ना, तो मान चलिए आप 5 साल में आपके हाथ में जो है, सपोज दैट मान लेते हैं 100 कोशिका, कितना कोशिका, 100 कोशिका, हालांकि इससे बहुत ज़्यादा है लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। सपोज दैट 100 कोशिका है, लेकिन जब जैसे आपका उम्र बढ़ते गया तो इसमें क्या होता है, कोशिका विभाजन होता है। इसमें क्या होता है, कोशिका का विभाजन। सर ये क्या बोल रहे हैं, कोशिका विभाजन का मतलब क्या होता है, देखिए कोशिका का विभाजन का मतलब मेरे भाई होता है आपका कि एक कोशिका था, मान चलिए एक कोशिका था, तो 1 से 2 बनेगा, 2 से 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे हजारों लाखों करोड़ों आपका बनते जाएगा। तो जहां आपका 5 साल में 100 कोशिका था वो धीरे धीरे विभाजन होगा, क्या बन जाएगा, वो आपका करोड़ों लाखों कोशिका बन जाएगा। तो लाखों कोशिका बन जाएगा तो आपका हाथ का आकार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, सर बिल्कुल बढ़ेगा। तो कोशिका विभाजन के प्रोसेस से आपके अंगों में क्या होती है, वृद्धि होती है। कोशिकाओं में वृद्धि होगी तो आपके अंगों में वृद्धि होगी। बात क्लियर हुआ क्या, उम्मीद है कि क्लियर हो गया। वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि प्रत्येक बोलेगा कि प्रत्येक जो बहुकोश के जीव वो कैसे बनते हैं, कुछ नहीं, वो एक कोश के जीव से ही बनते हैं। उसमें कोशिका में विभाजन होते जाएगा और वो बहुकोश के जीव बनते जाएगा। समझ गए ना, तो वही मैंने आपके लिए लिखा हुआ है। अर्थात विर्चो, देखिए एक विर्चो नाम का, रुडोल्फ विर्चो, इसका पूरा नाम क्या था, रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो एक वैज्ञानिक था। इन्होंने बोला, कब की बात है, 1855। देखिए डायरेक्ट सवाल पूछता है कि किसने बोला है कि जो सभी जो कोशिकाएं हैं वो पहले से मौजूद कोशिका से ही उत्पन्न होती है। ये आपके विर्चो ने कहा है, 1855 की बात है ये, इसमें भी ध्यान रखना है। विर्चो ने क्या कहा सर, एग्जैक्ट क्या कहा, विर्चो ने कहा कि जो मान चलिए एक कोशिका से हमारा 2 से 4 बन गया, तो ये 1 से जो 2 कोशिका बना है ना, ये कोई अलग से उत्पत्ति नहीं हुई, इसकी अलग से कोई उत्पत्ति नहीं हुई, ये पहले से जो मौजूद कोशिका था इसी से बना है ये। यही बात किसने कही है, रुडोल्फ विर्चो ने। समझ गए ना, विर्चो सिर्फ याद रखो, रुडोल्फ याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, विर्चो सिर्फ याद रखो, विर्चो 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 याद रखो। ठीक है, तो रुडोल्फ विर्चो ने क्या कहा कि पहले से मौजूद कोशिका से ही नई कोशिका का निर्माण होता है, उसमें कोशिका विभाजन हो गया, कोई अलग से कोशिका की उत्पत्ति नहीं हो जाती है, पहले से जो मौजूद कोशिका है उसी से उत्पन्न होता है। समझ गए ना, यानी कि हमारे पास 100 कोशिका था, उससे करोड़ों कोशिका जो बना वो 100 सेल मिलाकर ही बना है, इसी में विभाजन होते गया। यानी कि पहले से हमारे पास मौजूद 100 कोशिका था, इसमें विभाजन होते 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 करोड़ों कोशिका बना, अरबों कोशिका बना, कोई अलग से कोशिका उत्पत्ति नहीं हुई। समझ गए ना बात को, यही बात
रुडोल्फ विर्चो ने कहा था, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर कुछ पॉइंट है, इसे भी याद करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की। किसने? रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका खोज, मैंने बता दिया। ल्यूवन हुक ने 1674 में जीवित कोशिका खोज की। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक की खोज की। अभी सारा पढ़ेंगे केंद्रक क्या होता है। पुरकिंजे ने 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ जीवद्रव्य को खोजा। अभी बताएंगे सब क्या होता है, इस आपको ध्यान रखना है। स्लाइडन 1838 एवं सवन 1839, इन दोनों ने मिलकर कोशिका सिद्धांत दिया, सेल थ्योरी। ये सब डायरेक्ट प्रश्न पूछता है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो स्लाइडन एवं स्वॉन ने कोशिका सिद्धांत दिया। क्या है ये सारा चीज़ पढ़ेंगे, घबराइए ना अभी। अब कोशिका सिद्धांत जो दिया इसमें इन्होंने क्या बोला, जो आपका स्लाइडन एवं स्वॉन ने कोशिका सिद्धांत है, इसमें इन्होंने बोला कि सभी पौधे तथा जंतु कोशिका से बने होते। बस इतना सा बात इन्होंने कहा है। किसने? स्लाइडन एवं स्वॉन ने अपने कोशिका सिद्धांत में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी खोज एम नॉल एवं ई रस्का ने किया है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी खोज 1940 में हुई। ये जो पॉइंट मैंने आपको लिखा है ये सब आपके डायरेक्ट याद करने वाला पॉइंट है, ठीक है ना। ये सब डायरेक्ट आपको याद करने वाला पॉइंट है। सीधा पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी खोज किसने की, तो ये आपका किसने की है, एम नॉल एवं ई रस्का ने 1940 में की है। स्लाइडन स्वॉन ने कोशिका सिद्धांत दिया। और कोशिका सिद्धांत का मतलब क्या है कि सभी जंतु और पादप किससे बने होते हैं, कोशिका से बने होते हैं। अच्छा, जंतु का मतलब क्या होता है? कई लोग सोचते हैं जंतु का मतलब जानवर होता है, लेकिन नहीं मेरे भाई, जंतु का मतलब सिर्फ जानवर ही नहीं होता, जंतु का मतलब हम लोग भी होते हैं। ये क्या बोल रहे सर, ये तो गलत लग रहा है। नहीं मेरे भाई, आपको ध्यान रखना, ये बायोलॉजी में जंतु वर्ड का मतलब क्या होता है, यानी कि मनुष्य भी होता है और आपका जानवर भी होता है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, और पादप का मतलब तो पौधा, सब लोग को पता ही है, ठीक है ना। तो ये सारा पॉइंट आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट पूछेगा रॉबर्ट ब्राउन ने क्या खोज किया, 1831 में केंद्रक की खोज की। 1674 में आपका ल्यूवन हुक ने जीवित कोशिका की खोज की, 1674 में, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कोशिकाओं की आकृति तथा आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होती है। कहने का मतलब क्या है कि कोशिका आकार, मान लीजिए किसी कोशिका का आकार ऐसा है, किसी कोशिका का आकार ऐसा है ना, तो ये जो इसका आकार हो रहा है उनके कार्य के अनुसार हो, जैसा उनका कार्य है उसके अनुसार उसकी आकृति दी गई है। आपको पता है कि जंतु सेल, हम लोग क्या होगा, अरे हम लोग में जो कोशिका है, हम लोग जंतु हैं, तो हम लोग की कोशिका क्या होगी, जंतु सेल हो गई। और ये आपका पादप कोशिका हो गया, पादप कोशिका यानी पौधे कोशिका, क्योंकि दोनों ही सजीव है ना, जंतु भी सजीव है, पौधा भी सजीव है। तो हम लोग की कोशिका क्या होता है, लगभग गोल होती है, और पौधा कोशिका लगभग चौकोर टाइप का होता है। कैसा होता है, चौकोर टाइप का होता है, ठीक है ना। तो देखिए कोशिका का आकार अलग अलग है, तो कोशिका का आकार जो अलग अलग है तो क्यों लगा, उसके कार्यों के अनुसार, समझ गए ना बात को। तो ये हमने यहाँ पर आपके लिखा हुआ है। तो बोलेगा कि कोशिका के आकृति तथा आकार उनके विशिष्ट कार्यों की क्या होती है, अनुरूप होती है। जैसा उनका कार्य उसी के अनुसार उसका आकार भी दिया गया कोशिका का। अब अमीबा देखिए, अमीबा अपना आकार क्या होता है, बदलता रहता है। अमीबा अपना आकार बदलता रहता है। तंत्रिका कोशिका आकार स्थिर रहता है। अमीबा क्या करता है, अपना आकार बदलता रहता है। लेकिन तंत्रिका कोशिका, अब बोले सर ये तंत्रिका कोशिका क्या है, तंत्रिका कोशिका मेरे भाई आपका न्यूरॉन, आपने जरूर देखा होगा, इस तरह का हमारे मस्तिष्क में रहता है। आपने इस तरह का आपने जरूर देखा होगा, बिल्कुल एकदम जरूर आपने देखा होगा इस तरह का, ठीक है ना। इस तरह की जो कोशिका होती है, मैं इसे समझाने के लिए बता रहा हूँ, इस तरह कोशिका आपने जरूर देखा होगा ना, इस तरह कोशिका आपने जरूर देखा होगा। ये जो कोशिका इसको बोलते हैं न्यूरॉन कोशिका, ये हमारे मस्तिष्क में रहते हैं। और ये पूरे शरीर की सबसे लंबी कोशिका भी है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या आपका, न्यूरॉन है, ठीक है ना। क्या है साथियों, ये आपका न्यूरॉन होती है, ठीक है ना। तो ये न्यूरॉन जो एकदम आकार इसका फिक्स रहता है, लेकिन अमीबा अपना आकार बदलते रहता है, ठीक है। चलिए अब कोशिकाओं देखते हैं। सर कोशिकाओं क्या होता है, कोशिका के अंदर, एक कोशिका के अंदर जितने भी अंग पाए जा रहे हैं, चाहे वो गोल्जी काय हो, आपका है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, केंद्रक हो, है ना, और आपका क्या ले लेते हैं, लाइसोसोम हो, है ना, लाइसोसोम हो, और भी जितने भी आपके पार्ट, जैसे कि आपका रसधानी हो, जो भी पार्ट है, तो कोशिका के अंदर जितने भी अंग पाए जाते हैं उसे हम क्या कहेंगे, कोशिकाओं कहेंगे। सिंपल बात है, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंग को कोशिकाओं कहते हैं, वही लिखा हमने यहाँ पर। अब कोशिकाओं का कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है कोशिका में नए पदार्थ का निर्माण करना। कोशिकाओं का कार्य क्या होता है, नए पदार्थ का निर्माण करना, अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन, जो बेकार पदार्थ है कोशिका के अंदर उसको क्या करना, हटाना। समझ गए ना, ये कोशिकाओं का कार्य होता है। यानी कि कोशिका के अंदर जो अंग है उन सभी का कार्य ये बता रहे हैं आपको, ठीक है। चलिए अब जैसे कोशिकाओं के उदाहरण क्या क्या हो गया आपका,
जैसे प्लाज्मा झिल्ली हो गया, केंद्रक हो गया, कोशिका द्रव हो गया, कोशिका भित्ति, अंतर्द्रव्य जालिका जिसको ERV शॉर्ट में कहते हैं, गोल्जी उपकरण हो गया, लाइसोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, राजधानी तारका, ये सारे आपके मेरे भाई क्या होते हैं, कोशिका के अंदर ये आपके रहते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको केंद्रक दिखने को मिलेगा, ठीक है ना। और ये आपका जो है ये आपका देखने को मिलेगा, ये साथियों आपका हो गया प्लाज्मा झिल्ली, है ना, जिसको कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। और इस तरह से इसमें आपका ये जीव द्रव रहेगा, ठीक है ना, जीव द्रव रहेगा। और इसमें भी आपका जीव द्रव में आपको कोशिका द्रव देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और इस तरह से बहुत सारे आपको वैक्यूल्स देखने को मिलेगा, राजधानी बोलते हैं, तारक का, सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का, लाइसोसोम, है ना, सेल वॉल इसके ऊपर देखने को मिलेगा। तो ये सारे आपको कोशिका के अंग होते हैं, ठीक है ना। कोशिका के अंदर जो पाए जाते हैं उसे कोशिका का अंग कहते हैं या कोशिकांग कहते हैं, ठीक है। अब पहला हम देखते हैं प्लाज्मा झिल्ली। ये पहला कोशिका अंग है प्लाज्मा झिल्ली। इसका दूसरा नाम क्या है, कोशिका झिल्ली। यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है। ये कोशिका हो गया, इसका सबसे बाहरी परत जो है इसको हम क्या कहेंगे, कोशिका झिल्ली कहेंगे, जो सेल के घटकों को बाहरी पर्यावरण से क्या करती है, अलग करती है। जैसे ये आपका कोश है, कोशिका है, ये क्या करती है, कोशिका झिल्ली क्या काम है, जो बाहरी कोशिका के बाहर जो पार्ट है, मान चलिए कोशिका कोई यहाँ बेकार पदार्थ है ना, कोशिका हमारा यहाँ है और ये कोई बेकार पदार्थ है, तो इसको अंदर नहीं जाने देगा कौन, ये कोशिका झिल्ली। तो इसीलिए कह रहे हैं कि कोशिका, ये प्लाज्मा झिल्ली क्या करता है आपका, ये किसी भी फालतू पदार्थ को जो कि जरूरी नहीं है कोशिका के लिए उसको अंदर जाने नहीं देगा। ये कवर का काम करता है, कवच का, सुरक्षा कवच का। और कोई पदार्थ मान चलिए, ये तो हो गया कि बाहर से अंदर नहीं आने देगा किसी भी चीज़ को। अगर मान चलिए कोशिका के अंदर से कोई चीज़ बाहर जाना चाहता है तो इसको भी जल्दी नहीं जाने देगा। कब जाने देगा, जब देखता है कोशिका झिल्ली कि नहीं ये चीज़ बाहर जाने के लिए लायक है, तो तब उसको जाने देता है। अगर नहीं जाने का लायक है तो नहीं जाने देगा। यानी कि जो कोशिका झिल्ली है मेरे भाई, ये आपका क्या करता है, ये आपका सेलेक्ट करता है, चयन करता है। क्या करता है, चयन करता है, कौन बाहर जाएगा कौन अंदर आएगा। ये क्या करता है, चयन करता है, कौन बाहर जाएगा कौन अंदर आएगा कोशिका के, यानी कोशिका के बाहर कौन जाएगा, कोशिका के अंदर कौन आएगा। ये चुनने का काम कौन करता है, चयन करने का काम कौन करता है, कोशिका झिल्ली, जिसको प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। तो वही सारी चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा हुआ। थोड़ा सा हम फास्ट भी चलेंगे क्योंकि हमने ये सब पूरा पढ़ाया हुआ, तो आपके लिए एक तरह से रिवीजन करने का एक काम है, ठीक है ना। थोड़ा सा फास्ट हम चलेंगे, उसके लिए चिंता मत करना। यह कोशिका, प्लाज्मा झिल्ली के बारे में पढ़ते हैं। यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है, मैंने बता ही दिया है, ठीक है ना, जो सेल के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है, ठीक है। और इधर देखते हैं, यह कुछ पदार्थों को अंदर तथा बाहर जाने देती है, बोल ही दिया मैंने आपको। यह अन्य पदार्थों की गति को भी रोकता है, इसलिए इसे वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। बोल देगा कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका झिल्ली का अन्य नाम क्या है, इसको बोलते हैं मेरे भाई चयनात्मक पारगम्य झिल्ली या वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली। पारगम्य झिल्ली का मतलब क्या होगा, आर पार जाने देना, और झिल्ली का मतलब समझ ही रहे हैं, जाल टाइप का ना। ये कोशिका हो गया, इसके बाद ये आपका ये कोशिका झिल्ली है, ये क्या करेगा, किस पदार्थ को बाहर जाना है, किस पदार्थ को अंदर आने देना है ना, इसको ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। समझ गए ना बात को। तो वही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। चलिए, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, ये आपकी बनी होती है लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका में पदार्थों की गति किस क्रिया कारण होती है, विसरण क्रिया कारण होती है। ध्यान रखना बात को। मान चलिए मेरे भाई, ये आपका कोशिका हो गया, कोशिका के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, और ये आपका बाहर सुरक्षा करने वाला कौन हो गया, कोशिका झिल्ली। अब मान चलिए कोई पदार्थ जो है यहाँ से जो है इस कोशिका के बाहर जाना चाहता है, तो यहाँ से जो कोशिका के बाहर जाने चाह रहा है, इस बाहर जो है यहाँ पर गति करके गया, इस प्रक्रिया क्या बोलेंगे, विसरण प्रक्रिया द्वारा। विसरण प्रक्रिया के द्वारा साथियों जो है आपका ये अंदर बाहर होता है। यानी अब कोई मान चलिए ये बाहर है, ये कोशिका का अंदर आना चाहेगा, तो अंदर जो आ गया, पहले देखेगा कोशिका झिल्ली कि ये अंदर आने के लायक है, इसको चयन करेगा तब आने देगा। जब देख लेगा कि नहीं ये चलो ठीक है कोशिका के लिए, इसको अंदर जाने दो, तब इसको भेज देगा। तो कोशिका के अंदर से बाहर जाना या बाहर से अंदर आना, ये जो गति हो रहा है ना, ये प्रक्रिया हो रहा है, ये आपका विसरण प्रक्रिया के तहत होगा, ठीक है ना, विसरण प्रक्रिया, ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा होता है उसे परासरण कहते हैं। अब देखिए, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली, वही बात है, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली अभी बताया ना, जो आपका कोशिका के बाहर वाला जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली। जो आपका कोशिका के बाहर वाला पार्ट क्या है, जो सुरक्षा करता है कोशिका की, उसको क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली बोलते हैं, यही बोलते हैं ना। तो ये आपका क्या कहलाता है, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, यही कहलाता है ना। अब क्यों इसको बोलते हैं, क्योंकि ये
चयन करता है, क्योंकि ये क्या करता है, चयन करता है कि कौन अंदर जाएगा कोशिका के, कौन बाहर आएगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। अच्छा, पारगम्य मतलब पारगम्य यानी कि पार करता ना, यानी कि इसके पार करना, इसके अंदर आना, तो इसलिए पारगम्य बोल रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, यानी कि कोशिका झिल्ली का इसी, अब कोई चीज़ बाहर से अंदर आएगा तो इसी को पार करते हुए आएगा, अगर कोई चीज़ अंदर से बाहर जाएगा तो इसी को पार करते हुए जाएगा, तो कोशिका झिल्ली आपका पारगम्य होती है, ठीक है ना। ये तो हो गया किसी भी चीज़ के लिए, ये हो गया साथियों आपका किसी भी चीज़ के लिए। अगर मान चलिए कोशिका के अंदर से जल बाहर जाए, कोशिका के अंदर से, ये आपका कोशिका झिल्ली हो गया, कोशिका के अंदर से जल बाहर जाए, कोशिका के अंदर से जल बाहर जाए या अंदर आए, तो ये प्रक्रिया परासरण कहलाएगी, ध्यान रखना है। ओस्मोसिस कोई भी अनुगति करे, चाहे जल को छोड़ के, तो वो आपका विसरण प्रक्रिया कहलाएगा, लेकिन अगर स्पेशल जल गति करे, ठीक है ना, तो वो आपका क्या कहलाएगा, परासरण प्रक्रिया कहलाएगा। वही लिख दिया यहाँ पर, जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे क्या कहेंगे, परासरण कहेंगे। तो परासरण हो गया आपका ओस्मोसिस, और आपका डिफ्यूजन आपका होता है विसरण, ठीक है। अभी आगे इसमें पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। तो अगर कोई भी अनुगति कर रहा है, रेंडमली अंदर जा रहा है कोशिका के, बाहर जा रहा है कोशिका झिल्ली के माध्यम से, तो वो आपका विसरण कहलाएगा, लेकिन अगर जल का अणु अंदर बाहर करे कोशिका से तो आप परासरण कहलाएगा, ठीक है। चलिए, अब कोशिका झिल्ली के बारे में और कुछ, ये आपका लचीली होती है, कौन, कोशिका झिल्ली आपका क्या होती है, ये आपका लचीली होती है, ये आपका लचीली होती है, ठीक है ना। इसका ये गुण एक कोश के जीवों में कोशिका के बाहरी पर्यावरण में भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है। सर इसका कहने का मतलब क्या है, समझते हैं। देखिए, अब आपको पता है कि एक कोश के जीव और बहुकोश के जीव दोनों होगा, एक कोश के जीव और बहुकोश के जीव दोनों है कि नहीं, अरे है ना, जस्ट बताया ना मैंने अभी आपको। अब चूंकि एक कोशिका रहे भाई, चाहे बहुत कोशिका रहे, उसके पास तो कोशिका झिल्ली होगा ना, अरे होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो एक कोश के रहे या बहुकोश के रहे, उसके पास कोशिका झिल्ली होगा ही होगा। तो जो स्पेशल जो एक कोश के जीव में जो कोशिका झिल्ली होगा ना, मान चलिए कि ये जो कोशिका आपका है, ये मान चलिए आपका कोशिका, जो ये मान चलिए आपका एक कोश के जीव ले लिया, तो इसके बाहर जो ये आपका रहेगा लेयर, चाहे आपका बहुकोश के जीव हो, चाहे आपका एक कोश के जीव हो, उसके बाहर वाले पार्ट को क्या कहेंगे हम, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली ही कहेंगे, समझ गए ना, चाहे वो एक कोश के या बहुकोश के, उसके बाहर वाला जो पार्ट है उसको हम प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली ही कहेंगे, ठीक है ना। लेकिन एक कोश के जीव में थोड़ा सा खास क्या हो जाता है, मेरे भाई, कि जो अंदर बाहर करेगा ना, ध्यान से सुनना, ध्यान से, मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, ठीक है, समझाने के लिए आपको अच्छे से। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा वीडियो को भगा लीजिए आप, ठीक है। देखिए ज़रा यहाँ पर आप, यह लचीली होती है, इसका ये गुण एक कोश के जीवों में, देखिए पहले ध्यान रखना, कोशिका झिल्ली कैसी होती है, ये लचीली होती है, कैसी होती है, लचीली होती है। इसको चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। ये कोशिका की सुरक्षा करता है, देखता है कि कौन कोशिका के अंदर जाएगा, कौन बाहर जाएगा, ठीक है ना। तो यह लचीली होती है, कौन, कोशिका झिल्ली। इसका ये गुण, अब जो ये लचीली है, इसका ये गुण, जो लचीलापन का जो गुण है, ये फायदा करता है किसमें, जो एक कोश के जीव होते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास, डाइटम, है ना, इन सब चीज़ में ये फायदा करता है। क्या फायदा करता है, कोशिका के बाहरी पर्यावरण में भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है। जैसे मान चलिए ये आपका अमीबा हमने यहाँ पर बना दिया, ये आपका मेरे भाई आपका अमीबा हमने बना दिया, ये आपका अमीबा हो गया। अमीबा का तो ये वाला पार्ट, इसको कूटपाद बोलते हैं। यहाँ पर आपका कोई भोजन पदार्थ है, यहाँ पर कोई आपका भोजन पदार्थ है, ये अमीबा चाहता है कि इस भोजन को हम अंदर खा लें। अमीबा क्या चाहता है, इस भोजन को हम अंदर खा लें। तो अब चूंकि अमीबा की भी कोशिका है ना भाई, मानते हैं कि अमीबा एक कोश का जीव है, लेकिन वो कोशिका है ना, उसमें एक कोशिका है ना, तो एक कोशिका है तो मतलब उसके बाहर क्या है, कोशिका झिल्ली है। तो अब कोई भी चीज़ बाहर आएगा, मैंने क्या बोला, कोशिका के अंदर कोई भी चीज़ बाहर से अंदर आएगा या अंदर से बाहर जाएगा, तो सबसे पहले उसको कहाँ से गुजरना पड़ेगा, तो सर सबसे पहले उसको गुजरना पड़ेगा कोशिका झिल्ली से। कहाँ से गुजरना पड़ेगा, कोशिका झिल्ली से। अब कोशिका झिल्ली देखेगा कि ये अंदर जाने के लायक है या बाहर जाने के लायक है, चयन करता है, इसलिए चयनात्मक पारगम्य झिल्ली या वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो आपका एक कोश के जीव होता है, उसमें ये आपका कोशिका झिल्ली क्या फायदा करता है कि कोई भी खाद्य पदार्थ है उसको अंदर लाने में मदद करता है, समझ गए ना। बाहरी पर्यावरण में से कोई भी खाद्य पदार्थ है या अन्य पदार्थ है, उसको अंदर लाने में ये क्या करता है, मदद करता है। ये एक कोश के जीवों की प्रक्रिया होगी, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना। तो अगर पूछ दे कि जो एक कोश के जीव है उसमें किसी भी खाद्य पदार्थ या अन्य पदार्थ को अंदर लाने में कौन मदद करता है, कोशिका झिल्ली मदद करता है।
अमीबा इसी तरह अपना भोजन ग्रहण करता है। इस प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। देखिए बोल देगा कि एंडोसाइटोसिस के बारे में क्या सही है, ऐसे कथन बेस्ड आपको क्वेश्चन दे देगा कि एंडोसाइटोसिस के बारे में क्या सही है, तो क्या बोलिएगा? तो बोलेंगे सर एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है कि जो एक कोश के जीव है ना, जैसे अमीबा हो गया, उसकी जो कोशिका के बाहर जो कोशिका झिल्ली है, मान चलिए उसकी कोशिका को कुछ खाना है, ये कोशिका होगी अमीबा का, ये कोशिका झिल्ली बाहर का है, यहाँ पर कोई खाना रखा हुआ है, ये अमीबा चाहता है कि इसको हम अंदर कर लें, इसको अंदर कर लें। तो ये जो अंदर कर लेगा किसकी मदद से? कोशिका झिल्ली की मदद से, क्योंकि ये क्या होता है, लचीलापन होता है। तो जो अंदर ले लिया खाना को, इस प्रक्रिया क्या कहेंगे? एंडोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस आपको क्लियर हो गया क्या होता है? अमीबा जो है कोई भी बाहरी पदार्थ को अपने अंदर ले लेगा, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? एंडोसाइटोसिस। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मेरे भाई थोड़ा सा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट का, अल्प परासरण दाबी विलयन। परासरण का मतलब मैंने बताया कि नहीं बताया? जल के अणुओं का पारगम्य झिल्ली के माध्यम से गति करना ही क्या होता है? परासरण होता है। ठीक है ना? तो अब ये 3 प्रकार के हम देखेंगे। क्वेश्चन इसमें बड़ा मज़ेदार पूछता है, बोल देगा कि जब कोशिका को अल्प परासरी दाबी विलयन में रखेंगे तो पचकेगा कि फूलेगा, जब समपरासरी में रखेंगे तो पचके या फूलेगा, जब अति परासरण में रखेंगे तो क्या होगा? ये सारे क्वेश्चन आते हैं, आइए देखते हैं इसको। ठीक है, यदि कोशिका को तनु विलयन वाले माध्यम अर्थात जल में शक्कर या नमक कम और जल ज़्यादा हो रखा जाए तो जल परासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा और कोशिका फूल जाएगी। सर हमें कुछ समझ नहीं आया, क्या आप बोल रहे हैं? अरे हम है ना, क्यों टेंशन ले रहे हो भाई? मेरा एनर्जी डाउन होते जा रहा है इतना लंबा वीडियो रिकॉर्ड करते करते, लेकिन फिर मैं थकूंगा नहीं। ठीक है ना, थकूंगा नहीं मेरे भाई। अल्प, अल्प का मतलब क्या होता है? कम। अल्प का मतलब कम, यानी कि कम परासरण। देखो मेरे भाई, यदि कोशिका को तनु विलयन, अब पहले समझो कि तनु विलयन क्या होता है। तनु 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 का मतलब होता है, तनु का मतलब होता है, आपने तनु और सौंद्र वर्ड जरूर सुना होगा। आपने मेरे भाई तनु और सौंद्र वर्ड जरूर सुना होगा, नहीं सुने हैं क्या? तनु और सौंद्र वर्ड जरूर सुने होंगे। क्या होता है सर इसका? तनु का मतलब होता है कि जिसमें पानी ज़्यादा हो, सौंद्र का मतलब होता है जिसमें पानी कम हो। इतना बात आप समझिए। जैसे मान चलिए हमने यहाँ पर क्या ले लिया साथियों? शरबत ले लिया, चीनी का। क्या ले लिया? चीनी का शरबत ले लिया। ये मान चलिए कि इसमें क्या है कि हमने क्या किया, आधा गिलास पानी लिया। इसमें क्या आधा गिलास पानी है, आधा गिलास पानी है और थोड़ा सा चीनी, एकदम 1 चम्मच चीनी है, 1 चम्मच चीनी है। और दूसरा हम आधा गिलास पानी लिए, इसमें 5 चम्मच चीनी दे दिए, तो कौन गाढ़ा होगा? तो बोलेंगे सर आधा गिलास पानी में अगर 5 चम्मच चीनी डालेंगे तो ये वाला 5 चम्मच वाला गाढ़ा हो जाएगा, और आधा गिलास पानी में 1 चम्मच पानी डालेंगे तो वो ज़्यादा गाढ़ा नहीं होगा। तो कौन ज़्यादा गाढ़ा नहीं हुआ? जो गाढ़ा नहीं होगा वो तनु हो गया, और जो गाढ़ा हो गया, जो गाढ़ा हो गया वो सांद्र हो गया। भाई गाढ़ा का मतलब क्या होगा? उसमें पानी कम है, और जो गाढ़ा नहीं है इसका मतलब उसमें पानी ज़्यादा है। तो जिसमें पानी ज़्यादा है वो तनु होता है, जिसमें पानी कम है उसे सांद्र होता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, यदि कोशिका को किसमें हमें डालना है? तनु विलयन। तो तनु विलयन आप समझ गए ना, जिसमें क्या हो, पानी की मात्रा ज़्यादा हो, समझ गए ना, वो आपका तनु विलयन होगा। यदि कोशिका को तनु विलयन वाले माध्यम अर्थात जल में शक्कर, अब देखिए जल में शक्कर, शक्कर मतलब इसे मान चलिए शक्कर, जल में शक्कर, ये हम यहाँ पर जल ले लिए, इसमें क्या मेरे भाई आपका चीनी, वही हो गया शक्कर का मतलब चीनी, समझ गए? ठीक है ना? शक्कर या नमक कोई भी एक डाल, या तो आप शक्कर डाल दो या नमक डाल दो, किसी से भी ये प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना? यदि कोशिका को तनु विलयन वाले माध्यम अर्थात जल में शक्कर या नमक कम, या तो शक्कर को कम करो या तो नमक को कम करो, हमें पानी ज़्यादा रखना है ना तनु बनाने के लिए, पानी ज़्यादा रखना है। और जो भी इधर आप दूसरा पार्ट डाल रहे हो, यानी कि विलय जो डाल रहे हो, विलय जो डाल रहे हो, विलय का मतलब क्या हुआ? जो कम पदार्थ कम मात्रा में होता है, और विलायक का मतलब क्या होता है? जो ज़्यादा मात्रा में होता है। तो पानी हमेशा ज़्यादा मात्रा में होता है तो पानी को विलायक बोलते हैं, और जो कम मात्रा में हो उसे विलय कहते हैं। ठीक है, सॉल्वेंट और सोल्यूट। ठीक है, तो विलयन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी ध्यान से सुनो। ठीक है ना? तो जब कोशिका को तनु विलयन वाले माध्यम अर्थात जल में शक्कर या नमक कम और जल ज़्यादा हो, जल ज़्यादा हो और शक्कर या नमक कम हो, या तो शक्कर ले रहे हो या तो नमक ले रहे हो, दोनों में से कोई ले रहे हो तो उसको कम रखो और पानी को ज़्यादा रखो, जल ज़्यादा हो में रखा जाए तो क्या होगा? जल परासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा और कोशिका फूल जाएगी। सर प्रश्न कैसे आएगा इसमें? प्रश्न आएगा कि जब कोशिका को अल्प परासरण दाबी विलयन में रखेंगे तो कोशिका फूलेगी या पचकेगी? तो क्या होगी सर? फूलेगी। क्यों फूलेगी सर ये बताइए, हमें नहीं पता कैसे फूलेगा, तो बता देते हैं। देखो भाई,
हम विलयन कैसा ले रहे हैं सर? विलयन हम ले रहे हैं अल्प पराशरी। अल्प पराशरी का मतलब, अल्प पराशरण का मतलब क्या हुआ? तनु विलयन, यानी कि पानी ज़्यादा और शक्कर कम या चीनी कम, शक्कर कम या नमक कम, जो भी आप बोलो। तो जैसे ही इसमें किसी कोशिका, ये मान चलिए कोशिका को हम रख दिए, इस कोशिका को रख दिए, तो कुछ समय बाद ये कोशिका क्या हो जाएगी? फूल जाएगी। सर क्यों फूल गए? क्योंकि इसको हम कहाँ रखे हैं? इसको रखे हैं तनु विलयन में। तनु विलयन हमारे लिए है ना, इसको तनु विलयन में रखे हैं। तो तनु विलयन में रखने से क्या होगा? यहाँ पर परासरण की क्रिया होगी। अब परासरण की क्रिया क्या होता है? मैंने बताया है ना आपको। अरे नहीं बताया क्या सर? क्या बताएं? परासरण का मतलब होता है कि जल का अणु, यानी कि पानी, सिंपल समझो, पानी जो है किसी के अंदर चले जाना, वो आपका परासरण होता है। समझ गए ना? पारगम्य झिल्ली के माध्यम से, पानी पारगम्य झिल्ली के माध्यम से किसी चीज़ में घुस जाना, वो आपका क्या है? परासरण है। मैंने आपको अपनी भाषा में बता दिया, समझ गए? तो यहाँ पर क्या है मेरे भाई है कि जो कोशिका लिए है ना, कोशिका के अंदर क्या है? मैंने आपको बताया, नहीं बताया साहब, सुन लो। कोशिका के अंदर क्या होते हैं? जीव द्रव होते हैं। कोशिका के अंदर क्या होते हैं? जीव द्रव होते हैं। जीव द्रव होते हैं, कोशिका द्रव होते हैं, ठीक है, लिक्विड टाइप का। कोशिका के अंदर जीव द्रव भी होते हैं, कोशिका द्रव भी होते हैं, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना? तो यहाँ पर जो कोशिका हमने लिया हुआ है, इसके अंदर जो मेरे भाई पार्ट है, वो क्या मेरे भाई आपका? उसके अंदर सांद्र है। कोशिका के अंदर कैसा विलयन है? सांद्र विलयन है। सांद्र विलयन का मतलब क्या होगा? कि उसमें क्या है कि पानी कम है। यहाँ जो कोशिका हम लिए हैं ना, उसके अंदर कैसा विलयन है? सांद्र विलयन है, मतलब पानी का मात्रा कम है। और इसको रख रहे हैं किस में? रख रहे हैं सर तनु विलयन में, जिसमें पानी ज़्यादा है। तो इसमें पानी जो है पानी निकल के किस में चला जाएगा? ये चला जाएगा आपका कोशिका के अंदर। और ये प्रक्रिया तब तक होती रहेगी जब तक कि दोनों का अंदर का जो विलयन है वो बराबर ना हो जाए। मतलब कोशिका के अंदर भी आपका बराबर विलयन हो जाएगा और यहाँ पर जो आपका विलयन है ये भी बराबर हो जाएगा। तो सर ये गया कैसे? ये जो कोशिका इसमें रखे थे, तो कोशिका के बाहर क्या है? कोशिका के बाहर क्या है? कोशिका के बाहर आपका है कोशिका झिल्ली। इसको किस में रखे हैं? इसको हम रखे हैं तनु विलयन में। तो तनु विलयन का मतलब पानी ज़्यादा, तो पानी निकल कर सब किस में चला गया आपका? ये पारगम्य झिल्ली के माध्यम से ये चला गया कोशिका के अंदर, क्योंकि कोशिका के अंदर तो सांद्र विलयन था, गाढ़ा था। तो ये पानी सारा निकल के इसमें चला गया, इसलिए ये आपका क्या कोशिका क्या हो गया? फूल गया। तो अल्प परासरण दाबी विलयन का मतलब क्या हो गया? कि तनु विलयन में कोशिका को रखने पर कोशिका फूल जाएगी। सिंपल बात है, ठीक है मेरे भाई? परासरण विधि से हो गया। उसी तरह सम परासरण विलयन। सम परासरण विलयन का मतलब क्या हुआ? जब दोनों का, यानी कि हम जब विलयन में कोशिका को रख रहे हैं तो कोशिका के अंदर भी क्या है? विलयन समान है, और कोशिका जो आपका जिसमें रख रहे हैं वो विलयन आपका समान है। तो इसमें कुछ भी नहीं होगा, ना फूलेगा ना पचकेगा। इसमें बाह्य जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता के बराबर होती है। यानी कि जो बाह्य जल लिए हैं, पानी में इसको रख रहे हैं विलयन में, उसकी सांद्रता और कोशिका के अंदर की सांद्रता जो बराबर होती है। देखो इसमें लगा है सम, सम मतलब बराबर, यानी कि जिस विलयन में इसको रख रहे हैं उसकी भी सांद्रता बराबर है, और जो कोशिका रख रहे हैं जिस कोशिका को, उस कोशिका में के अंदर भी सांद्रता क्या बराबर है। या तो बाहर तनु है, अंदर भी तनु है, दोनों बराबर है, या तो बाहर सांद्र है, अंदर भी सांद्र है। तो जल का गति होगा ही नहीं होगा इसमें। कैसे होगा भाई जल का गति? क्योंकि दोनों का विलयन समान है, सांद्रता समान है। इसमें जो हम रख रहे हैं इसका भी सांद्रता समान है, कोशिका के अंदर भी सांद्रता समान है। तो जल गति करेगा ही नहीं। जब जल गति नहीं करेगा तो कोशिका जैसा का तैसा वैसा ही रह जाएगा। तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई बात को, इस सम पराश्रय विलयन में कोशिका बिल्कुल भी नहीं फूलेगी, बिल्कुल भी नहीं पचेगी, जैसा है वैसा रहेगा, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पर सांद्रता बराबर है, ठीक है। वही बात करते हैं अति पराश्रय। अति पराश्रय विलयन में कोशिका पचक जाती है। क्या हो जाती है? पचक जाती है। क्यों? क्योंकि साथियों इसमें क्या होता है कि जो विलयन को हम रख रहे हैं बाहर, ये जो विलयन रख रहे हैं, ये इस अब की बार ये विलयन क्या होता है हमारा? सांद्र लेते हैं। क्या होता है? सांद्र विलयन लेते हैं, क्योंकि अति पराश्रय का विलयन क्या होगा? सांद्र होते हैं। अब जब इसमें कोशिका को रखेंगे, कोशिका जब इसमें रखेंगे तो इस बार में क्या होगा कि कोशिका के अंदर पानी ज़्यादा होगा। कोशिका के अंदर क्या होगा? पानी ज़्यादा होगा, और जिस बर्तन में यानी जिस विलयन में इसको रख रहे हैं उसमें पानी कम होगा। मतलब सांद्र में इसमें अब की बार रखेंगे, किस में रखेंगे? सांद्र में। सांद्र विलयन का मतलब अति पराश्रय दाब विलयन होता है, ठीक है। तो इस बार हमारा कंडीशन क्या है कि जिस कोशिका को इसमें रख रहे हैं, अच्छा कभी कभी जानते हैं इसमें क्या, इसमें आपका कभी कभी साथियों जो आपका है किशमिश बोल देगा। जब किशमिश को यहाँ पर कोशिका के बदले आपको किशमिश बोल देगा तो घबराना नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ इसको नोट करो। कभी कभी कोशिका के बदले आपको किशमिश बोल देगा कि किशमिश को रख रहे हैं तो फूलेगा कि पचकेगा। आपको कंडीशन हम बता ही दिए हैं, तो कोशिका के बदले आपको किशमिश समझ लेना है, ठीक है। चलिए, तो इस वाले में क्या होगा कि कोशिका के अंदर पानी ज़्यादा है, तो जिसमें पानी ज़्यादा है तो आपको पता है कि परासरण का मतलब क्या होता है?
पानी ही गति करता है पारगम्य झिल्ली के माध्यम से। तो इस बार क्या होगा मेरे भाई, कोशिका से, अब चूंकि ये कोशिका जिसके बाहर क्या है, कोशिका झिल्ली है, तो कोशिका के अंदर पानी ज़्यादा है और जिसमें इसको रखे हैं विलयन में उसमें पानी कम है। तो इस बार क्या होगा, पानी कोशिका के अंदर से बाहर निकल के इसमें आ जाएगा। जब बाहर निकल जाएगा कोशिका से पानी तो कोशिका पचक जाएगी, समझ गए ना। तो ध्यान रखना है कि अति परासरणी विलयन में क्या होगा, अति परासरणी विलयन में कोशिका को जब रखेंगे तो कोशिका क्या होगी, पचक जाएगी, समझ गए ना। ये तीनों कंडीशन आपको ध्यान रखना है। और सम परासरणी में रखेंगे तो कोशिका आपका जैसा है तैसा ही रहेगी, क्योंकि दोनों की सांद्रता बराबर है। और आपका अल्प परासरणी दाब विलयन में रखेंगे तो कोशिका फूल जाएगी, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। अब पढ़ते हैं यहाँ पर, एक कोश के अलवणीय जलीय जीवों तथा अधिकांश पादप कोशिकाओं परासरण द्वारा जल ग्रहण करते हैं। मतलब कि जो एक कोश के, मैंने बताया दिया अमीबा वगैरह, अलवणीय, अलवणीय का मतलब जो लवणीय क्षेत्र में नहीं रहते हैं, अलवणीय जलीय जीव, जलीय जीव जो होते हैं जैसे हाइड्रेला का पौधा वगैरह हो गया, तथा अधिकांश पादप कोशिकाएं परासरण द्वारा ही जल ग्रहण करते हैं। बोल देगा कि पादप जो होता है, पौधा जो होता है, किस विधि द्वारा जल ग्रहण करते हैं, वो परासरण विधि द्वारा ही जल को ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। अधिकांश जलीय जीव हो गया, और आपका जो एक कोश के अलवणीय जीव है, अलवणीय का मतलब जो कि लवण वाले क्षेत्र में नहीं रहता है। लवण वाला क्षेत्र किसको बोलेंगे, जैसे समुद्र हो गया, वो लवणीय रहता है, उसमें आपका साल्ट देखने को मिलता है, मैग्नीशियम साल्ट देखने को मिलता है, सोडियम साल्ट देखने को मिलता है ना। तो जो अलवणीय जीव नहीं होते हैं, है ना, वो आपका किस विधि द्वारा पानी को ग्रहण करते हैं, तो परासरण विधि द्वारा। अधिकांश पौधे भी किस विधि द्वारा पानी को ग्रहण करते हैं, तो पौधे द्वारा, परासरण विधि द्वारा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। इस बार ये पूछा गया था प्रश्न, ठीक है ना, और पूछा ही जाएगा। पौधे के जड़ों द्वारा जल का अवशोषण परासरण के ही कारण ही होता है। अब मैंने आपको बता दिया कि पौधा भी क्या करता है, परासरण विधि द्वारा क्या करता है, जल को ग्रहण करता है। तो ध्यान रखना है। तो पौधे के जड़ द्वारा, अब चूंकि ये पौधा है ना, पौधा है, पौधा का जड़ है, तो पौधे में पानी कहाँ से आएगा, मिट्टी के अंदर, यानी कि जमीन से वो क्या करता है, ऊपर पानी को लेता है जालमूत्रक के द्वारा, ठीक है ना। तो पौधा भी पानी जो ग्रहण करता है वो किस विधि द्वारा, वो करता है आपका, करता है परासरण विधि द्वारा ही, ऑस्मोसिस विधि द्वारा ही करता है, ठीक है। चलिए, विसरण कोशिका को अपने बाहरी पर्यावरण से पोषण ग्रहण करने में सहायता करता है। कोशिका से विभिन्न अणुओं का अंदर आना तथा बाहर निकलना भी विसरण द्वारा ही होती है। इस प्रकार के परिवहन में ऊर्जा की जरूरत होती है। देखिए, विसरण किस में मदद करता है, विसरण कोशिका को अपने बाहरी पर्यावरण से, यानी कि जैसे मान चलिए कोशिका है, ये कोशिका झिल्ली हो गया, कोई बाहरी चीज़ है उसको अंदर अगर आने देगा तो विसरण प्रक्रिया के तहत, मैंने बताया था ना, विसरण प्रक्रिया के तहत, और कोई भी चीज़ अंदर से बाहर जाएगा तो वो भी विसरण प्रक्रिया के तहत होता है, ठीक है ना। और ये जो प्रक्रिया हो रहा है इसमें थोड़ा सा कोशिका का ऊर्जा भी लॉस होता है, कोशिका का ऊर्जा भी लॉस होता है, क्योंकि काम कर रहा है कोई भी तो कोशिका ऊर्जा लॉस होगा। अभी मैं इतना बोल रहा हूँ तो मेरा जीभ ऊपर नीचे हो रहा है और हाथ भी चल रहा है मेरा लिखने के लिए, है ना, तो मेरा एनर्जी लॉस हो रहा है, समझ गए ना बात को। चलिए, काम हो रहा है तो मैंने आपको ऊर्जा वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि ऊर्जा वाले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपका 50 जूल का ऊर्जा है और आप जो बोल रहे हो तो वो ऊर्जा खपत हो रहा है, तो जिस पर बोल रहे हो उस पर ही ऊर्जा अध्यारोपित हो रहा है, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं कोशिका भित्ति के बारे में, थोड़ा सा फास्ट खींचेंगे। अब कोशिका भित्ति क्या होती है, ये आपका कोशिका हो गया, इसके ऊपर कोशिका झिल्ली होती है, और कोशिका झिल्ली के ऊपर भी क्या होती है, कोशिका भित्ति होती है। क्या कुछ समझ आया, क्या बोला मैं, ये कोशिका है, कोशिका को सुरक्षा देने के लिए बाहर होगा कोशिका झिल्ली, और कोशिका झिल्ली को भी सुरक्षा देने के लिए ऊपर क्या होता है, कोशिका भित्ति होता है। लेकिन कंडीशन ये है कि कोशिका भित्ति जो है सिर्फ ये पादप कोशिका में होती है, हम लोग के कोशिका में नहीं होती है। कोशिका भित्ति सिर्फ किस में होगी, ये आपके पादप कोशिका में होगी, और हम लोग में यानी कि जंतु वगैरह में ये मतलब मनुष्य के कोशिका में ये देखने को नहीं मिलता है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना। पढ़ते हैं इसके बारे में। यह केवल पौधों कोशिका में होता है, बोल दिया, जो सेलुलोज नामक जटिल कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। ये जो कोशिका भित्ति है इसको सेल वॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल वॉल। ये किसका बना होता है, ये आपका कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। उस कार्बोहाइड्रेट का नाम क्या है, सेलुलोज है, ठीक है ना, वो क्या आपका सेलुलोज है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, जिसे खाने से हमें ऊर्जा मिलती है। जैसे रोटी खाते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, उससे हमें ऊर्जा मिलती है। आलू खाते हैं उससे कार्बोहाइड्रेट मिलता है, हमें ऊर्जा मिलती है, ठीक है। ग्लूकोज खाते हैं उससे ऊर्जा मिलती है हमें, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा हूँ मैं, कोशिका भित्ति सिर्फ पौधा कोशिका में देखने को मिलेगा, जंतु कोशिका में देखने को नहीं मिला। ये आपका फिर से बता देते हैं। ये मान चलिए अब की बार हम ये पौधा कोशिका बना रहे हैं, मान लीजिए कि ये क्या है, पौधा कोशिका है। पौधा कोशिका में कोशिका झिल्ली तो कंपलसरी होगा ही होगा, और उसके ऊपर क्या होगा, सुरक्षा देने के लिए कोशिका भित्ति होगा। अब सर हम लोगों में क्यों नहीं कोशिका भित्ति है, क्योंकि मेरे भाई हम लोग का नर्वस सिस्टम विकसित होता है, हम लोग को पता है कि खतरा से कब बचना है, पानी आ गया आगे तो हमें भागना है, आग आ गया सामने तो भागना है। लेकिन पौधा को कौन बचाएगा इन सब चीज़ों से, तो उसको तो चाहिए ना भाई मोटा परत, है ना। तो इसीलिए पौधा में क्या होता है मेरे भाई, ये सब होता है ना, मतलब एक्स्ट्रा कवर होता है।
हम लोग में नहीं होता है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर लिखा है। तो ये आपका हो गया पौधा कोशिका, कोशिका झिल्ली, और कोशिका झिल्ली के ऊपर क्या कोशिका भित्ति। तो ये जो कोशिका भित्ति बनी होती है, पूछता है कि पौधा में जो कोशिका भित्ति बना होता है वो किसका बना होता है, ये बना होता है आपका सेलुलोज का बना होता है। समझ गए ना। चलिए अब इसका क्या काम है। यह पौधों की कोशिकाओं का सबसे बाहरी परत, मैंने बोल ही दिया। यह पौधे को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। संरचनात्मक दृढ़ता मतलब उसको समझिए कि मजबूती प्रदान करता है। संरचनात्मक का मतलब क्या, बनावट, यानी कि जो कोशिका है, हालांकि पादप कोशिका चौड़ा होता है लेकिन मैं गोल बना रहा हूँ, आप सिर्फ समझो बात को, ठीक ना। ये कोशिका है, इसके ऊपर कोशिका झिल्ली, इसके ऊपर कोशिका भित्ति, समझ गए ना। तो ये कोशिका भित्ति कार्य क्या होता है, ये कोशिका को क्या करता है, एक निश्चित आकार प्रदान करता है। इसको हिलने डुलने पचकने नहीं देगा, कौन, कोशिका भित्ति। और इसको ये मजबूती भी प्रदान करता है, कौन, कोशिका भित्ति, समझ गए ना। तो ये सब सारे इस होते हैं। और यह क्या होती है, पारगम्य। पारगम्य मतलब मान चलिए इससे कोई पदार्थ अंदर जाना चाह रहा है या बाहर जाना चाह रहा है तो आ सकता है, पारगम्य होती है, ठीक ना। पारगम्य मतलब अंदर बाहर हो सकता है इसके अंदर। तो सारा चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। यह पौधों की कोशिका का सबसे बाहरी परत है। पौधों की संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। यह पौधों की कोशिकाओं को निश्चित आकार प्रदान करता है। यह पारगम्य होती है, तो मैंने बता दिया। कुछ एक्स्ट्रा अपन देख लेते हैं। पूछता है कि जीवाणु, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो पेप्टिको ग्लाइकन की बनी होती है। कवक की, यानी जिसको हम बोलते हैं फंजाई बोलते हैं, उसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब किसी पादप कोशिका में परासरण द्वारा जल की हानि होती है, अब जल की हानि होती है ना पादप कोशिका में, कैसे होता है, कैसे होता है। मान चलिए कि पौधा के पास ज़्यादा पानी हो गया, उसको उतना ज़रूरत नहीं है, तो वो पानी को कहाँ पर फेंक देगा। आप लोग ही जब ज़्यादा पानी को पी लीजिएगा, आप लोग ही जब ज़्यादा पानी को पी लीजिएगा तो क्या होगा, उल्टी कर दीजिएगा। तो जब पौधा को पानी ज़रूरत नहीं है, पानी का हरास कर दे रहा है वो, तो उसमें क्या होगा साथियों, जब किसी पादप कोशिका में परासरण द्वारा जल की हानि होती है, परासरण द्वारा जल की हानि होती है, परासरण द्वारा जल की हानि कैसे होगी, कोशिका से पानी बाहर आ जाएगा, कोशिका से पानी बाहर आ जाएगा परासरण विधि द्वारा, तो जल की हानि हो गई ना भाई, पानी बाहर आया तो जल की हानि हो गई, ठीक है ना। पानी बाहर आ गया तो जल की हानि हो गई। तो पौधे की कोशिका से जब पानी बाहर आ जाए तो जल की हानि बोलते हैं। तो क्या होगा, कोशिका झिल्ली एवं कोशिकांग संकुचित, संकुचित का मतलब सिकुड़ जाते हैं। भाई सीधी सी बात है, आपके अंदर खाना पूरा भरा हुआ है तो पेट थोड़ा सा आपका ऊंचा लगेगा। जब पूरा भूख लग जाएगा, यानी खाना सब पच जाएगा, समझिए कि बाहर निकल जाएगा, तो क्या होगा, आपका पेट पूरा संकुचित हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा पूरा। सिंपल सी बात है, इसमें ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है। तो ये बोल रहा है कि जब कोशिका झिल्ली एवं कोशिकांग संकुचित हो जाते हैं, जब परासरण के द्वारा जल की हानि होती है, इस घटना को जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। बोल देगा कि जीव द्रव्य कुंचन क्या होता है। अच्छा, जीव द्रव्य मैं बताता हूँ। इसकी खोज किसने की है, पुरकिंजे ने। शुरू में ही मैंने आपको बता दिया था क्या होता है जीव द्रव्य। देखते हैं यहाँ पर, देखिए ये आपकी क्या होगी, कोशिका होगी, ठीक है ना। कोशिका के बीच में यहाँ पर क्या होता है, केंद्रक होता है। केंद्रक में होता है केंद्रक द्रव्य। केंद्रक के अंदर क्या होता है आपका, ये केंद्रक हो गया आपका, ठीक है ना। और इस केंद्रक में क्या होता है, केंद्रक द्रव होता है। केंद्रक में क्या होता है, केंद्रक द्रव होता है। और यहाँ पर चारों ओर साथियों क्या होता है, कोशिका द्रव होता है। और कोशिका द्रव के बाद फिर क्या होता है, जीव द्रव होता है। ये जो मैं आपका लाल से बना रहा हूँ वो आपका क्या है, जीव द्रव है, ठीक है ना। जो ग्रीन से बनाया हूँ वो आपका क्या है, कोशिका द्रव है। ये आपका जीव द्रव हो गया। तो जीव द्रव है मेरे भाई, अगर कोशिका मर गया, मान लो कोशिका मर गया, पता है इसका क्या हो, इसका मतलब क्या है, कोशिका का मरने का मतलब क्या है, इसका जीव द्रव मर गया। सुनो ध्यान से, मैं बोल रहा हूँ कि कोशिका मर गया, इसका मतलब क्या है, कोशिका का जीव द्रव भी मर गया। जीव द्रव अगर कोशिका के अंदर सूख जाए, जीव द्रव ये जो द्रव्य रहता है, अगर ये सारा जीव द्रव किसी कोशिका के अंदर से निकल जाए तो समझो वो कोशिका मर जाएगी, वो कोशिका कुछ काम का ही नहीं रहेगा। इसीलिए बोलते हैं कि जीव द्रव जो है कोशिका क्या है, भौतिक इकाई है। जीवन की भौतिक इकाई, अगर बोल दे कि जीवन की भौतिक इकाई क्या है, जीवन की भौतिक फिजिकल यूनिट क्या है हमारा, तो वो आपका जीव द्रव्य है। किसी भी कोशिका का जीव द्रव निकल जाएगा पूरा तो वो कोशिका मर जाएगी, सूख जाएगी, मर जाएगी, ठीक है ना। इसीलिए बोले जीव द्रव क्या है, कोशिका की भौतिक इकाई है, ठीक है ना। चलिए, तो वही सारा चीज़ यहाँ पर जो है लिखा हुआ है कि अगर उससे पानी निकल जाएगा मतलब सारा द्रव निकल जाएगा। अच्छा, जीव द्रव को और बता देता हूँ मैं एक बार और अच्छे से। खोज पुरकिंजे ने की है, फिर से एक बार देख लेते हैं अच्छे से। और ये हो गया केंद्रक, केंद्रक के अंदर क्या हो गया, केंद्रक अंग केंद्रक द्रव हो गया, ठीक है। और फिर इसके पीला पीला बना देता हूँ, एक मिनट, क्या करूँ, काला बना देता हूँ। ये काला काला जो बना रहा हूँ ये आपका कोशिका द्रव, ये आपका कोशिका द्रव, और फिर ये बैगनी कलर का बना देता हूँ, ये आपका हो गया जीव द्रव।
तो जीव द्रव जो होता है ये आपका मिश्रण होता है किसका, ये होता है कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य, यानी कि कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को मिला देते हैं तो जीव द्रव बनता है। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना। चलिए, तो अगर किसी पादप कोशिका से पानी निकल जाएगा तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य कुंचन। ठीक है ना, क्योंकि कोशिका जल्दी कोशिकाओं पूरा सूख जाएगा। केवल जीवित कोशिकाएं ही परासरण द्वारा जल अवशोषण की क्षमता होती है, ना कि मृत कोशिकाओं में। सिंपल सी बात है भाई, जो मृत कोशिका है उसकी सभी चीज़ मृत हैं तो कैसे कार्य होगा, तो जो जीवित कोशिका है उसमें ही क्या होगा, परासरण द्वारा कार्य होगा। ठीक है ना। कोशिका भित्ति पौधों का कवक, कोशिका भित्ति जो है पौधों का कवक बैक्टीरिया की कोशिकाओं को अपेक्षाकृत कम तनु विलयन यानी कि अल्प परासरित दाब विलयन वाले में डालने से कोशिका फूल जाती है। ये आपको गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना। क्या होता है, कोशिका फूल जाती है, इसका मतलब बताऊंगा, सुनो ध्यान से। और कोशिका भित्ति के ऊपर दबाव डालती है और कोशिका भित्ति भी समान दबाव लगाती है और फटने से बचाती है। क्या कहने का मतलब इसका है कि जो पौधों की कोशिका भित्ति होती है ना, कोशिका भित्ति पौधे तथा कवक बैक्टीरिया की कोशिकाओं की अपेक्षाकृत, जो आपका कवक का कोशिका भित्ति होगा, मैंने बताया ना, कवक का कोशिका भित्ति काइटिन का बनाता है, बैक्टीरिया का कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकॉन का बनाता है। इन दोनों की तुलना में जो पौधों की कोशिका भित्ति होती है ना, वो क्या होती है मेरे भाई, आपका थोड़ा सा कम तनु होती है। क्या होती है, कम तनु। कम तनु का मतलब क्या, थोड़ा सा एकदम सांद्र टाइप का होगा। ठीक है ना, यानी कि अल्प परासरणी दाब होगा। अल्प परासरणी दाब वाले विलयन में डालने से क्या होगा, कोशिका फूल जाती है। मैंने बताया ना अभी, यहाँ देखिए, मैंने आपको जस्ट बताया यहाँ पर, अभी देखिए यहाँ पर कि अल्प परासरण दाबी विलयन में कोशिका को डालने से क्या होता है, कोशिका फूल जाएगी। तो कोशिका जब फूलेगी, मान लीजिए कोशिका छोटा था, इसमें पानी जब डाल रहे हैं तो कोशिका क्या होगा, फूल जाएगा। तो फूल जाएगा, आपको लगेगा कि कहीं फट ना जाए कोशिका। आप जब ज़्यादा पानी पी लीजिएगा, आपको लगेगा अरे भाई मेरा पेट फट जाएगा, ऐसा लगेगा कि नहीं। लेकिन पेट आपका फटता नहीं है, क्योंकि पेट का जो स्किन है वो क्या करता है, पेट का मतलब आप जब पानी पी रहे हैं तो पानी आपके पेट के जो आपका चमड़ा है, त्वचा, उस पर दबाव डाल रहा है। लेकिन यहाँ पर पेट का त्वचा भी पानी पर दबाव डाल रहा है। न्यूटन का थर्ड लॉ हो रहा है यहाँ पर, समझ रहे हैं बात को। तो न्यूटन का थर्ड लॉ, इसलिए पेट आपका फटता नहीं है। और यहाँ पर जो कोशिका जब फूल जाती है, लगता है कि नहीं कोशिका फट जाएगा, नहीं मेरे भाई, कोशिका नहीं फटती है। कोशिका का झिल्ली बाहर जो है वो भी पानी पर दबाव लगाएगी और पानी उस पर दबाव लगाती है, फटती नहीं है। ठीक है ना। तो वही यहाँ पर कहने का प्रयास ये कर रहा है कि जो पौधे की जो कोशिका भित्ति होती है वो थोड़ी सी क्या होती है, जो सेलुलोज की बनी होती है। जब कोशिका फूल जाएगी, पादप कोशिका फूल जाएगी, तो पानी सोचेगा कि उस पर दबाव लगाएं। अब चूंकि कोशिका भित्ति अगर दबाव नहीं लगाएगा तो फट जाएगा। ये आपका कोशिका हो गया, ये कोशिका झिल्ली हो गई, कोशिका भित्ति हो गई। मान चलिए कोशिका आपका ये फूल गया, जब ये फूल गया तो ये मोटा हो जाएगा, कोशिका मतलब बड़ा हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, फटने का चांसेस करेगा, मतलब ये क्या करेगा, ये कोशिका भित्ति पर दबाव लगाएगा। तो कोशिका भित्ति भी इस पर दबाव लगाती है, दोनों समान बल लगता है। न्यूटन का थर्ड लॉ होता है, फटता बिल्कुल नहीं है। समझ गए ना बात को। तो वही ध्यान रखिएगा कि कोशिका भित्ति जो होती है पौधों का, वो कवक और बैक्टीरिया की तुलना में क्या होती है, अपेक्षाकृत कम तनु होती है। क्या होती है, कम तनु होती है। ठीक है ना, यानी कि अल्प परासरणी दाब विलयन वाले में। चलिए केंद्रक देखते हैं मेरे भाई। यह कोशिका के मध्य अंडाकार डॉट की तरह संरचना होती है। आपका शायद मैंने दिया हुआ है एक, हाँ नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं। केंद्रक के बारे में देखते हैं। केंद्रक आपका क्या होता है, ये आपका कोशिका है, इसके सबसे बीच वाला जो पार्ट है, बीच वाला पार्ट, ये समझिए कि कोशिका का बाप यही है। कोशिका का बाप कौन है, ये आपका केंद्रक है, कोशिका का बाप। ठीक है ना। तो यह कोशिका के मध्य अंडाकार डॉट की तरह संरचना होती है। तो बोल देगा कि कोशिका के मध्य अंडाकार डॉट की तरह संरचना को क्या कहते हैं, तो केंद्रक कहते हैं। खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी। ठीक है ना, तो ध्यान रखना। तो कोशिका के अंदर एकदम बीच में डॉट जैसी संरचना को क्या बोलेंगे, केंद्रक। इसके चारों ओर दोहरे परत का एक अस्तर होता है। जो केंद्रक है मेरे, इसके चारों ओर क्या होता है, दोहरे परत का क्या होता है, अस्तर होता है, ताकि इसको सुरक्षा प्रदान करे। ठीक है ना, जिसे क्या कहते हैं, केंद्रक झिल्ली कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, केंद्रक झिल्ली कहते हैं। ये आपका हो गया कोशिका, ये केंद्रक, इसके चारों ओर, केंद्रक के चारों ओर क्या होता है, केंद्रक झिल्ली होती है, जो कि दोहरे परत की होती है। ये भी ध्यान रखना, क्या होते हैं, दोहरे परत, डबल लेयर होती है, सिंगल लेयर नहीं। घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। मैं कह रहा हूँ हर एक पॉइंट को मेरे भाई कवर करूँगा मैं। ठीक है ना, बस लगे रहो मेरे भाई, थकना नहीं है। हम थक रहे हैं लेकिन आपको, हम जब थक रहे हैं लेकिन हम थकने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको भी नहीं थकना है। ठीक है ना। चलिए खैर छोड़िए वो सब बात। कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है, उसके बाहर का जो दोहरी परत लेयर होता है, उसको क्या कहते हैं, केंद्रक झिल्ली। यानी केंद्रक के बाहर वाली झिल्ली को केंद्रक झिल्ली कहेंगे, सिंपल सी बात है। केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसे केंद्रक छिद्र कहते हैं।
जो केंद्रक झिल्ली आपका है ना, केंद्रक झिल्ली, इसमें क्या होंगे, छोटे छोटे छिद्र होंगे, जिसे क्या कहेंगे, केंद्रक छिद्र। सिंपल सी बात है, कोई ज़्यादा टफ है नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। केंद्रक छिद्र, केंद्रक छिद्र जो है, केंद्रक के अंदर का कोशिका द्रव्य केंद्रक के बाहर आ जाता, एक मिनट अच्छे से थोड़ा पढ़ता हूँ। केंद्रक छिद्र जो है, केंद्रक के अंदर का कोशिका द्रव्य, केंद्रक के अंदर का कोशिका द्रव्य केंद्रक के बाहर जा पाता है। मतलब केंद्रक छिद्र केंद्रक तक कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों का आदान प्रदान की सुविधा उपलब्ध कराता है। अब देखिए यहाँ पर पूछता है कि केंद्रक छिद्र का क्या कार्य है। डायरेक्ट पूछेगा क्वेश्चन में कि केंद्रक छिद्र का क्या कार्य है। तो केंद्रक छिद्र का कार्य क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ थोड़ा सा, एक मिनट। केंद्रक छिद्र का कार्य लिखता हूँ, ठीक है, मैं थोड़ा सा समझाता हूँ आपको। देखिए ये मेरे भाई आपका कोशिका हो गया, इसके बीच में क्या है, बीच में क्या है, तो बोलेंगे सर ये केंद्रक है। केंद्रक के चारों ओर क्या होगा, केंद्रक छिद्र होगा, मतलब केंद्रक झिल्ली होगा। केंद्रक झिल्ली में क्या होता है, केंद्रक छिद्र होता है। क्या होता है, केंद्रक छिद्र होता है। और इधर क्या आपका कोशिका द्रव्य है। तो आपका जो है ये केंद्रक छिद्र जो है ना, ये क्या करता है मेरे भाई, आपका केंद्रक से किसी भी चीज़ को बाहर जाने देगा, केंद्रक से किसी भी चीज़ को बाहर जाने देगा, और कोशिका द्रव्य का जो पार्ट है कुछ, वो आपका केंद्रक के अंदर आएगा। यानी कि केंद्रक और कोशिका द्रव्य के बीच समन्वय का कार्य करता है, तालमेल का कार्य करता है, आदान प्रदान, वस्तु का आदान प्रदान। इसमें मदद कौन करता है, केंद्रक छिद्र। तो बोलेगा केंद्रक छिद्र का क्या कार्य है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान का कार्य किसका है, केंद्रक छिद्र का। वही मैंने आपको यहाँ पर बोला था, ठीक है ना। चलिए, तो मतलब केंद्रक छिद्र केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों का आदान प्रदान की सुविधा उपलब्ध कराता है, ठीक, ध्यान रखना। कोशिका के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, सॉरी केंद्रक के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र होता है, ये जो कोशिका विभाजन के समय छड़ाकार दिखाई देते हैं। देखिए ये आपका क्या है, क्रोमोसोम है ना, ये क्रोमोसोम है, ये आपका केंद्रक के अंदर होते हैं। ये आपका क्या होता है, केंद्रक के अंदर होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए। ये कहाँ होते हैं, केंद्रक के अंदर रहते हैं। और जब कोशिका विभाजन होता है, मैंने बताया ना कि कोशिका की संख्या जो बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी, कोशिका के आकार में वृद्धि होगी, कैसे होगी, वो आपका कोशिका विभाजन के फलस्वरूप ही होती है। तो जब कोशिका विभाजन होता है उस समय ये आपका जो है छड़ाकार दिखाई देता है। कैसा दिखता है, छड़ाकार। पूछता है कि जब कोशिका विभाजन होता है उस समय गुणसूत्र कैसा दिखाई देता है, तो छड़ाकार दिखाई देता है, ठीक है ना। वही मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखा हुआ है, ठीक है ना। क्रोमोसोम में क्या होता है, आनुवंशिक गुण होते हैं जो माता पिता से डीएनए अणु के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी जाते रहते हैं। क्रोमोसोम क्या होता है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है क्रोमोसोम आपका। डीएनए में कोशिका के निर्माण व संगठन की सभी जरूरी सूचनाएं होती है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। देखिए मेरे भाई यहाँ पर ये आपका क्रोमोसोम है, ये क्या आपका है, ये आपका क्रोमोसोम है, ठीक ना। इस क्रोमोसोम को जब ये वाला पार्ट को खींचेंगे तो ये खींचने के बाद इसमें डीएनए आएगा। क्या आता है, डीएनए। ये जो क्रोमोसोम है किससे बना होता है, ये आपका डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। पूछ लेता है कि क्रोमोसोम को, जो क्रोमोसोम देखो इसी को हम गुणसूत्र भी कहते हैं, भूलना मत, ये कन्फ्यूज ना हो, ठीक है। क्रोमोसोम क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। तो बोलेगा गुणसूत्र किससे बना होता है, तो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। क्रोमोसोम में क्या होता है, डीएनए होता है। ये जो डीएनए है ये आपका क्या है, ये साथियों क्या है, इसी में सारा आनुवंशिक गुण छुपा रहता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता है। कैसे सर, क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे कि मेरे में जो गुण है वो किसका गुण है, माता पिता का गुण है ना। मेरे बाल काले हैं, मेरे तो बाल फिलहाल अभी ज़्यादा नहीं है, मतलब समझाने के लिए बता रहा हूँ। मेरे बाल काले, तो मेरे माता पिता के भी बाल काले हैं। हमारे आँख काले हैं, हमारे आँख की पुतली काली है, तो हमारे पिताजी की भी पुतली काली है आँख की, ठीक है। तो मतलब पिताजी का और माताजी का, उन्हीं से मेरा जन्म हुआ, उन्हीं का सारा गुण मेरे में आता है। तो ये गुण कैसे ट्रांसफ़र होता है, माता पिता का जो डीएनए है, माता पिता की कोशिका के केंद्रक में जो गुणसूत्र है, गुणसूत्र में जो डीएनए है, वही गुणसूत्र का डीएनए मेरे में भी आया हुआ है, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होता है। समझ गए ना बात को। चलिए, तो वही चीज़ ज़्यादा आपको ध्यान नहीं रखना है, बस प्रश्न से क्या आता है मैंने आपको बता दिया। क्रोमोसोम किसका बना होता है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन का ये आपका बना होता है, ठीक है ना। क्रोमोसोम ये कितना होता है, मनुष्य में ये आपका 23 जोड़ा होता है, ध्यान रखना कितना होता है, 23 जोड़ा। बाकी ये हम रिप्रोडक्शन वाले में पढ़ेंगे। 23 जोड़ा मतलब टोटल 46, ये हम रिप्रोडक्शन वाले में पढ़ेंगे, तो इसको अभी स्किप कर दो। डीएनए में कोशिका के निर्माण व संगठन की सभी जरूरी सूचनाएं होती है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। देखो जो डीएनए होता है मेरे भाई, डीएनए आपको क्या होता है, कैसा होता है, डबल हेलिक्स मॉडल होता है। आपने जरूर देखा होगा डीएनए को, ये क्या होता है, डबल हेलिक्स मॉडल होता है, ठीक है ना। अब डीएनए के जब छोटा छोटा टुकड़ा करेंगे तो उसके छोटे छोटे पार्ट को जीन कहते हैं। क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। ये जीन क्या है मेरे भाई, ये जीन क्या है, ये जीन आपका अनुवांशिक इकाई है,
आनुवांशिक इकाई है, ठीक है ना। जीन क्या आपका आनुवांशिक इकाई है, तो ध्यान रखना मैं, यानी कि डीएनए के जब पार्ट, डीएनए को जब छोटे छोटे पार्ट करेंगे, डीएनए के जब छोटे छोटे पार्ट करेंगे तो उस छोटे छोटे पार्ट को क्या कहेंगे, उसके खंड को क्या कहेंगे, जीन कहेंगे। जीन क्या आपका आनुवांशिक इकाई है, बोलेगा कि आनुवांशिक इकाई क्या है, जीन है, ठीक है। चलिए, जीन की खोज किसने की थी, जोहानसन ने की थी। ये सब रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में थोड़ा सा और पढ़ेंगे, आगे फटाफट पढ़ते हैं, ठीक है ना। जो कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती है उसमें यह डीएनए क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में मौजूद रहता है। मान चलिए अब जो कोशिका विभाजित नहीं हो रही है, कोई कोशिका विभाजित नहीं हो रही है, तो उसमें ये कोशिका जो है, मतलब जो ये आपका डीएनए है, ये क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में रहता है। क्रोमेटिन पदार्थ क्या होता है, ये आपका धागेनुमा संरचना होता है। ये आपका कोशिका हो गया, इसमें एक केंद्रक हो गया है ना, केंद्रक में क्या होता है, धागेनुमा संरचना इस तरह से होता है, उसको क्रोमेटिन कहते हैं, ठीक है ना। धागेनुमा संरचना होता है, जालीनुमा, इसको क्या कहते हैं, क्रोमेटिन पदार्थ कहते हैं, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर लिख दिया है। प्रश्न इससे कैसा है वो मैं बता दे रहा हूँ आपको कि क्रोमेटिन पदार्थ क्या होता है, धागे की तरह रचनाओं का एक जाल होता है। कोशिका विभाजन के समय यही क्रोमोसोम में परिवर्तित हो जाता है। मतलब देखिए क्या होता है ना कि कोशिका के अंदर जो आपका केंद्रक होता है, कोशिका के अंदर जो मेरे भाई क्या होता है, केंद्रक होता है, इसमें क्या होता है आपका, केंद्रक में क्या होता है आपका साथियों, क्रोमेटिन पदार्थ होता है। ये क्रोमेटिन पदार्थ आपका एकदम जालीनुमा संरचना होता है। कैसा होता है, ये जालीनुमा संरचना होता है। ये तुरंत क्रोमोसोम नहीं बन जाता है, ठीक है ना। यह धागेनुमा संरचना होता है। कैसा होता है, धागेनुमा संरचना होता है। इस तरह से धागेनुमा यह क्या होगा, संरचना होगा, ठीक है ना। जब कोशिका विभाजन होगा ना, कोशिका जब विभाजन होगा, यह उस समय क्या होता है, ये आपका क्रोमोसोम में परिवर्तित इस उस समय ये साथियों क्या होता है आपका, ये क्रोमोसोम में परिवर्तित, इस तरह से ये आपका क्रोमोसोम में परिवर्तित ये हो जाएगा, इस तरह से आपका, इस तरह से आपका क्रोमोसोम में परिवर्तित हो जाएगा। तो बोलेगा क्रोमेटिन पदार्थ कब कब क्रोमोसोम में परिवर्तित होता है, तो कोशिका विभाजन के समय। इसलिए बोलते हैं कि कोशिका विभाजन के समय ये छड़ाकार दिखाई देते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में कोशिका का केंद्रीय क्षेत्र, बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में जो एक कोश के जीव हैं, कोशिका का केंद्र के क्षेत्र जो है बहुत कम स्पष्ट होता है, जिसे यानी कि ऐसे अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र को केंद्र काय कहते हैं। बोलेगा केंद्र काय किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है आपका एक कोश के जीव से। किससे संबंधित है, एक कोश के जीव, बेसिकली बैक्टीरिया से, ठीक है ना। क्या होता है ये, मान लीजिए ये बैक्टीरिया का कोशिका है, तो इसका जो केंद्रक का जो केंद्र के क्षेत्र है ना, वो ज़्यादा स्पष्ट नहीं होता है। मतलब कि समझिए ना कि इसका केंद्रक ही ज़्यादा डेवलप नहीं होता है, समझ गए ना। तो इस ऐसे अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र को क्या कहते हैं, केंद्र काय कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्र काय कहते हैं, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना। केंद्र काय क्रोमेटिन का ही बना होता है। केंद्र काय किसका बना होता है आपका, ये आपका क्रोमेटिन का ही बना होता है, ठीक है ना। क्रोमेटिन से ही क्या बनता है, गुणसूत्र बनता है जब आपका कोशिका विभाजन होता है। इतना बात क्लियर है। और गुणसूत्र में क्या होता है, डीएनए होता है, जिसमें कि सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि माता गुण मेरे में आएगा, पिता गुण मेरे में आएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक क्लियर आपका है। फिर देखते हैं, अभी तक जो हमने देखा मेरे भाई, वो क्या देखा, कोशिका को हमने दो पार्ट में बांटा। कोशिका को हमने दो पार्ट में बांटा था। एक आपका, अच्छा किस आधार पर, यह आपका संख्या के आधार पर। एक हो गया एक कोश के जीव, एक बहुकोश के जीव। अब हम देखेंगे कोशिका को, उसको दो पार्ट में बांटेंगे उसके संरचना के आधार पर। किस आधार पर, संरचना बनावट के आधार पर। तो कोशिका को उनके संरचना के आधार पर दो भागों में बांटा गया। पहला प्रोकैरियोट, दूसरा यूकैरियोट। ये संरचना के आधार पर, बनावट के आधार पर, विकसित के आधार पर, डेवलप्ड के आधार पर, ठीक है। पहला प्रोकैरियोट, दूसरा यूकैरियोट। तो प्रोकैरियोट का मतलब क्या हुआ, प्रो मतलब आदि या पहले। प्रोकैरियोट, प्रो का मतलब क्या होता है, आदि या पहले। मान लीजिए कभी कभी पूछ दे कि प्रोकैरियोट में प्रो शब्द का मतलब क्या होता है, तो क्या होता है, आदि या पहले, ठीक है ना। कैरियोट का मतलब क्या होता है, केंद्रक। कैरियोट का मतलब कैरियन, और कैरियन का मतलब केंद्रक होता है, यानी कि आदि या पहले केंद्रक, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए हमने आपके लिए क्या दिया है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को इसका हम थोड़ा सा अंतर दिया है, बात को ध्यान रखना है। पढ़ते हैं इसको थोड़ा थोड़ा। जो अभिलक्षण देखते हैं, जो प्रोकैरियोट है इसको हिंदी में क्या कहते हैं, प्राक केंद्रकी कहते हैं, और यूकैरियोटिक को हिंदी में सुकेंद्रकी कहते हैं। मैं तो कहूँगा इसका इंग्लिश ही ध्यान रखो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, प्रोकैरियोट को, है ना। आकार देखिए, जो प्रोकैरियोट को इसका आकार होता है वो 0 से लेकर 10 UM तक होता है, ठीक है ना, माइक्रोमीटर आप कह सकते हैं, ठीक है ना। और जो आपका यूकैरियोट है, इसके कोशिका का आकार जो है वो आपका 10 से 100 माइक्रोमीटर तक होगा, ठीक है ना। अगर अनुवांशिक पदार्थ देखें, इसमें आपका वृत्ताकार डीएनए होगा, रेखीय डीएनए होगा, डीएनए से संबंधित हिस्टोन नहीं होते। देखिए सॉरी मैंने आपके लिए गलत बोल दिया, मुंह से निकल गया। इसमें आपका डीएनए वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, डीएनए वगैरह देखने को इसमें आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। और जब डीएनए नहीं है तो हिस्टोन भी नहीं होगा,
लेकिन इसमें साथियों जो केंद्रकाव के रूप में होता है, केंद्रकाव के रूप में होता है। मतलब इसमें जो आपका देखने को मिलेगा ये सब उतना ज़्यादा विकसित देखने को नहीं मिलेगा, केंद्रक ही इसमें विकसित नहीं होता है, ध्यान रखना। जो प्रोकैरियोट है उसमें केंद्रक ही आपको विकसित देखने को नहीं मिलेगा। जब केंद्रक ही देखने को विकसित नहीं मिलेगा तो ना ही केंद्रक झिल्ली मिलेगा, ना ही केंद्रक छिद्र मिलेगा। कैसे मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इसमें सारा चीज़ होगा, यूकैरियोट में सारा होगा, हिस्टोन फिस्टोन डीएनए टीएनए सब होगा, केंद्रक एकदम सुस्पष्ट होगा, ठीक है ना। केंद्र के पदार्थ की स्थिति बात करें तो कोशिका द्रव में डीएनए होगा। इसका बोल देगा कि प्रोकैरियोट का डीएनए कहाँ होगा, केंद्रक में नहीं होगा, कोशिका द्रव में होगा, क्योंकि केंद्रक ही इसका नहीं होता है प्रोकैरियोट का, समझ गए ना। तो आपको बोल देगा कि प्रोकैरियोट का डीएनए कहाँ रहता है, तो कोशिका द्रव में हिलता है, एकदम तैरता है कोशिका द्रव में इसका डीएनए। लेकिन यूकैरियोट की बात करें तो इसका डीएनए आपका एकदम केंद्रक में स्पष्ट रहेगा, क्योंकि ये विकसित है। यूकैरियोट जो कोशिका है वो विकसित, काफ़ी विकसित है। हम लोग जो है ये यूकैरियोट कोशिका वाले जीव, हम लोग काफ़ी विकसित हैं। कोशिकांग अंग कोई झिल्लीबद्ध कोशिकांग नहीं, मतलब इसका जो अंग है उसमें झिल्ली से घिरा हुआ नहीं रहेगा, उसमें झिल्ली से घिरा हुआ कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन हमारे जो यूकैरियोट है उसमें सभी अंग अच्छे से झिल्लीबद्ध रहेंगे, मतलब कोई भी अंग है तो उसको अच्छे से सुरक्षा देने के लिए बाहर झिल्ली है। जैसे केंद्रक देखें तो केंद्रक को सुरक्षा देने के लिए क्या है, केंद्रक झिल्ली है। लेकिन इसमें कुछ भी ऐसा प्रोकैरियोट में देखने को नहीं मिलता, क्योंकि ये विकसित जीव ही नहीं है, विकसित कोशिका ही नहीं है। कौन? प्रोकैरियोट, ठीक है। कोशिका भित्ति की बात करें तो सदा मौजूद इसमें पेप्टिकोग्लाइकन होता है। मतलब आपको बताए थे जीवाणु, बताए थे कि नहीं, जीवाणु बैक्टीरिया ये क्या होता है, एक कोश के जीव होता है, और एक कोश के जीव प्रोकैरियोट होते हैं। तो जीवाणु भी प्रोकैरियोट होते हैं। तो इसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पेप्टिकोग्लाइकन की, मैंने पहले ही बता दिया था। यूकैरियोट में कोशिका भित्ति की बात करें, यूकैरियोट में अगर कोशिका भित्ति की बात करें तो मैंने बोल दिया था जंतु किस में आएगा, हम लोग किस में आएंगे, तो हम लोग यूकैरियोट में, हम लोग डेवलप जीव, हम लोग यूकैरियोट में आएंगे। अभी और आपको बताएंगे प्रोकैरियोट यूकैरियोट के बारे में, ज़्यादा चिंता ना करें, ठीक है ना। तो हम लोग यूकैरियोट में आएंगे। तो लेकिन तो हम लोग जंतु में जो है हम लोग में क्या होगा, कोशिका भित्ति नहीं होगा, लेकिन जो पादप कोशिका है वो भी यूकैरियोट में ही आता है। देखो जंतु भी यूकैरियोट में आएगा, यानी हम लोग भी यूकैरियोट में आएंगे, बिल्ली कुत्ता सांप सब यूकैरियोट में आएगा। लेकिन जो आपका पौधा है वो भी आपका साथियों क्या होगा, यूकैरियोट में ही आएगा, क्योंकि वो भी डेवलप्ड है। लेकिन उसके कोशिका में कोशिका भित्ति होगा, लेकिन हमारे कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होगा। शुरू में ही मैंने आपको क्लियर कर दिया ये बात, ठीक है। चलिए, तो वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, जंतुओं में होती ही नहीं है। पादपों व कवकों में सेलुलोज, पादपों में सेलुलोज और कवकों में काइटिन की बनी होती है। श्वसन मीसोजोम द्वारा, मीजोसोम द्वारा, है ना, ये अंग होता है इसमें, एक कोश के जीव में मीजोसोम द्वारा इसमें श्वसन होता है। और हमारे में श्वसन, आपका श्वसन प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होगा। श्वसन का मतलब सांस लेना नहीं, समझ रहे हो ना बात को। श्वसन का मतलब सांस लेना नहीं मेरे भाई, ऊर्जा का आदान प्रदान के लिए, मतलब ऊर्जा के लिए गैसों का आदान प्रदान ही श्वसन कहलाता है। ये श्वसन वाले चैप्टर में अभी पढ़ेंगे, इसको छोड़ दो, ठीक ना। जनन की बात करें तो इसमें अधिकतर अलैंगिक देखने को मिलेगा। क्या होता है अलैंगिक? जिसमें कि जनन करने के लिए एक ही जनक से संतान की उत्पत्ति हो जाती है, वो अलैंगिक जनन होता है, समझ गए ना। उदाहरण इसमें बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया हो गया। और जो आपका यूकैरियोट कोशिका है, यूकैरियोट कोशिका, इसमें दोनों प्रकार का जनन देखने को आपको मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य क्या होता है देखते हैं इसको। यह कोशिका झिल्ली के अंदर पाए जाने वाला तरल पदार्थ है। जो कोशिका द्रव्य मैंने पहले ही बोल दिया था, ये कोशिका हो गया, ये केंद्रक हो गया। केंद्रक के अंदर क्या होता है, केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव होता है, और उसके बाहर साथियों क्या होगा, पूरे कोशिका में फैला कोशिका द्रव हो गया। और कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव को मिला देंगे तो जीव द्रव बन जाएगा, पहले ही क्लियर कर दिया। तो कोशिका द्रव इसको क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। तो यह कोशिका झिल्ली के अंदर पाए जाने वाला तरल पदार्थ है। इसी में विशिष्ट कोशिका के घटक होते हैं जिन्हें आप कोशिकांग कहते हैं। मतलब कि शुरू में मैंने आपको बोला था कोशिकांग के बारे में, शुरू में मैंने आपको क्या बोला था, कोशिकांग। कोशिकांग क्या होता है, तो बोलेंगे सर कोशिका में जो अंग पाए जाते हैं उसे कोशिकांग कहते हैं। बेसिकली कोशिका झिल्ली में, बेसिकली कोशिका झिल्ली में जो अंग पाए जाते हैं मेरे भाई, कोशिका झिल्ली में जो अंग पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कोशिका के अंग या कोशिकांग कहते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, मैंने आपके लिए मेंशन भी किया है, कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य क्या मिलकर बनाएगा, जीव द्रव्य बनाएगा, ठीक है ना। जीव द्रव्य को जीवन की भौतिक इकाई कहते हैं, जो अर्धतरल या अर्धपारदर्शी होता है। देखो जो जीव द्रव्य होता है ये क्या होता है, अर्धतरल, मतलब ज़्यादा तरल नहीं होता, आधा तरल होता है। और अर्धपारदर्शी होता है, मतलब पूरा भी पारदर्शी नहीं। पूरा पारदर्शी का मतलब क्या हुआ, जैसे आपका कांच हो गया, कांच से
आर पार देख सकते हैं, लेकिन पानी हो गया, हवा हो गया, ये सब आपका पारदर्शी होता है। लेकिन अर्ध पारदर्शी मतलब जिनसे हम किसी भी चीज़ को अच्छे से आर पार नहीं देख सकते हैं, उसे अर्ध पारदर्शी कहेंगे। तो जीव द्रव आपका अर्ध पारदर्शी होगा और अर्ध तरल होगा, ध्यान रखना बात को जीव द्रव के बारे में। और जीव द्रव क्या है? जीवन की भौतिक इकाई है, ठीक है ना। चलिए, अच्छा, शुरू में मैं आपको साथ बता रहा था, एक बार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है ना। हालांकि वो चीज़ ऊतक में हम पढ़ेंगे। कोशिका से मिलकर क्या बनता है? कोशिका से मिलकर आपका बनता है ऊतक। क्या बनता है मेरे भाई? ऊतक बनता है। बहुत सारे जब ऊतक मिल जाएंगे तो ऊतक से मिलता है आपका अंग बनता है। अंग से मिलकर साथियों आपका बनता है तंत्र, और तंत्र से मिलकर आपका बनता है अंग तंत्र, और अंग तंत्र से पूरा बॉडी बनता है, ठीक है ना। तो ये हालांकि ऊतक चैप्टर में ये बताएंगे। चलिए यहाँ देखते हैं, अब देखते हैं अंतःद्रव्य जालिका। क्या देखते हैं? अंतःद्रव्य जालिका, इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में पढ़ते हैं। इसकी संरचना भी प्लाज्मा झिल्ली की तरह ही होती है। जो आपका अंतःद्रव्य जालिका है, इसकी संरचना मतलब ये दिखने में कैसा होता है आपका? ये आपका प्लाज्मा झिल्ली की तरह ही होता है। यह झिल्ली युक्त नलिकाओं का घना जाल होता है। कभी कभी इनका फैलाव केंद्रक के बाहरी झिल्ली से कोशिका झिल्ली तक होता है। यह दो प्रकार होता है, RER, SER। इमेज शायद मैंने इसका नहीं लगाया, नहीं लगा, कोई बात नहीं, देखते हैं यहाँ पर। एक मिनट, हाँ यहाँ पर इमेज देखिए मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है ना, ये इमेज मैंने आपके लिए लगाया हुआ है। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना। ये आपका क्या साथियों? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये आपका क्या होता है? देखिए नलिका युक्त आपका, ये देख सकते हैं आपका साथियों, ये नलिका युक्त आपका ये बनी होती है, नलिका युक्त आपका, ठीक है ना। ये नलिका युक्त आपका ये बनी होती है। तो ध्यान रखना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा होता है? ये नलिका युक्त होती है। कैसी होती है? झिल्ली युक्त, नलिका युक्त होती है, ठीक है ना। इसके बारे में अगर पूछ दे, घनाकार जाल आपको होता है, ये कैसा होता है? घनाकार जाल, देख सकते हैं घनाकार जाल, ये घनाकार जाल का बना होता है ये। और ये आपका कैसा दिखता है? कोशिका झिल्ली की तरह ही दिखता है, ये कोशिका झिल्ली की तरह दिखता है, ठीक है ना। इसके बारे में सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। स्टेटमेंट वाइज पूछेगा कि ER के बारे में क्या सही है। आजकल ऐसे ही प्रश्न आएंगे, लल्लू प्रश्न नहीं आएंगे, ठीक है। और ये कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, RER और SER। RER का मतलब क्या होगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि खुरदरा अंतःद्रव्य जालिका। SER का मतलब क्या होगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि चिकना अंतःद्रव्य जालिका। इसका प्रकार होता है, ठीक है ना। और कभी कभी इसका फैलाव जो है ना, इसका फैलाव जो है केंद्रक की तरफ भी होता है। कभी कभी इसका फैलाव जो, यानी कि देखिए कितना आगे बढ़ रहा है, ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा तो ये केंद्रक की ओर चला जाएगा। केंद्रक के बगल में भी वैसे होता है, ठीक है ना। ध्यान रखना बात को, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, ये दो प्रकार होता है, यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए यहाँ पर दिखाया गया, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपका दो प्रकार होता है। ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पर ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, मैं दिखाता हूँ आपको। रफ वाला पार्ट पहले दिखाता हूँ। क्या दिखाता हूँ? रफ वाला पार्ट। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिख रहा है क्या आपको? और दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा होगा। यानी कि ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है मेरे भाई, ये वाला देखिए, इसमें ये जो दाने दाने दिख रहे हैं ना, जहाँ जहाँ ये दाने दाने दिख रहे हैं वो सारे क्या है मेरे भाई आपका? वो आपके RER हैं। वो क्या है? RER, यानी कि खुरदरा, खुरदरा 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 ER है। और ये आपको चिकना दिख रहा है, देखिए चिकना सब दिख रहा है, ये आपका हो गया SER, यानी कि चिकना वाला। जो साथियों खुरदरा वाला है RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें जो दाने दाने दिख रहे हैं ना, ये प्रोटीन है, मतलब ये राइबोसोम है। बोल देगा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका के ऊपर जो दाने दाने पदार्थ होते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं राइबोसोम्स। क्या कहते हैं मेरे भाई? राइबोसोम्स कहते हैं, जो प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है। यही राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है। क्या करता है? प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है। इसीलिए साथियों राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। बोलेगा प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रोटीन का निर्माण करता है। जिसमें भी राइबोसोम होगा समझिए उसको प्रोटीन की जरूरत नहीं होती, वो प्रोटीन उसको राइबोसोम बना देता है, ठीक है ना। तो ये दाने दाने पदार्थ हैं, इसको राइबोसोम कहेंगे, जो आपका प्रोटीन बनाने का कार्य करता है। ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, चिकना वाला है, ये करता है आपका वसा बनाने का काम, यानी कि लिपिड। ये क्या करता है? लिपिड बनाने का ये कार्य करता है। हमारे पास भाई प्रोटीन की भी जरूरत है, वसा की भी जरूरत है, सब चीज़ का जरूरत है, समझ गए ना। तो बोल देगा कि ER कितने प्रकार का? दो प्रकार, एक RER, एक SER। SER क्या बनाएगा? वसा लिपिड बनाएगा, और आपका RER क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा,
समझ गए ना बात को। और इसी से जब ये पूरा बना लेगा तो ये यहाँ से क्या होगा, ये जो पदार्थ का क्या होगा, ट्रांसफर होगा, केंद्रक की ओर ट्रांसफर होगा, कोशिका झिल्ली की ओर ट्रांसफर होगा, सब जगह ट्रांसफर होगा ये, ठीक है ना। चलिए, तो इतना तक आप क्लियर समझ गए होंगे, ठीक। अच्छा, ये जो साथियों आपका SER है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कशेरुकी जंतु हैं, जैसे कि हम लोग क्या हैं, अरे हम लोग क्या हैं, हम लोग क्या है, कशेरुकी जंतु। सर कशेरुकी का मतलब क्या, वर्टिब्रेट। कशेरुकी का मतलब क्या होगा, जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती हो। क्या हमारे पीछे, पीठ के पीछे रीढ़ की हड्डी है क्या, बिल्कुल है। तो जो कशेरुकी जंतु होते, कुछ भी हो, जो भी हो कशेरुकी जंतु, उसमें जो ये SER होता है ना, यानी कि ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसमें ये एक विशेष कार्य करता है कि जब भी आप कोई बेकार पदार्थ, जहरीला पदार्थ खा लेंगे, जैसे नशीला पदार्थ, आप अल्कोहल पी लेते हैं या कोई जहरीला पदार्थ खा लेते हैं, तो जैसे आप खाते हैं ना, तो जो भी जहरीला पदार्थ आप खा रहे हैं, उसमें से जो बेकार जहरीला पदार्थ है, उसको क्या करता है, उस जहरीले को ख़त्म करने का कार्य करता है। यानी विष, विष का मतलब जहर होता है, जो विष वाला पदार्थ है, उस विष को क्या करना चाहेगा, अविषाक्त करना चाहेगा। अविषाक्त का मतलब क्या हुआ, जहर को ख़त्म करना। ये कौन करता है, SER करता है। किसमें, जो कशेरुकी जीव होते हैं, यानी हम लोग होगा। तो इस बात को ध्यान रखना। ये बेसिकली आपका लीवर में देखने का, आपका ये जो लीवर हमारा है, आपको मैं पाचन तंत्र में पढ़ाऊंगा, पाचन वाला जब चैप्टर आएगा उसमें बताऊंगा कि जो भी आप बेकार पदार्थ खाते हैं, जहरीला पदार्थ खाते हैं ना, जो उसमें नशीला पदार्थ होता है, जहरीला पदार्थ होता है, उसको क्या करता है लीवर, उसको डिटॉक्सिफाई करने का प्रयास करता है। यानी जो जहरीला पदार्थ है उसके असर को कम करने का प्रयास करता है। कौन, लीवर करता है। आपने जहर खा लिया, अल्कोहल पी लिया, उसमें जो बेकार पदार्थ है उसको अच्छा करने का प्रयास, यानी कि उसको हटाने का प्रयास करता है। कौन, आपका लीवर करता है। तो लीवर में आपका ये पाया जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो लीवर के SER में ये आपका ये काम करता है, जहर को, यानी कि विष को अविषाक्त करने में कार्य करता है। समझ गए ना बात को। टॉक्सिक पदार्थ को डिटॉक्सिफाई करने का कार्य करता है। कौन, SER, कशेरुकी प्राणी में, ठीक है ना। चलिए, तो लगभग तो मैंने आपको करा दिया, एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक तो कर ही लिए थे। यहाँ देखते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे सूक्ष्मदर्शी से देखने पर खुरदरी दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम पाया जाता है, बता दिया। राइबोसोम पर प्रोटीन बनता है और RER तैयार हुए प्रोटीन को आवश्यकता के अनुसार ER के द्वारा कोशिका के अन्य भागों में भेजता है। अब देखिए, आपको पता है कि कोई भी कोशिका का अंग है, कोशिका का कोई भी अंग है, सभी को कार्य करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। तो जो प्रोटीन बनता है राइबोसोम के द्वारा, इसको क्या किया जाता है, सभी कोशिका के पास भेजा जाता है ER के माध्यम से, क्योंकि ER का ही पार्ट है। समझ गए ना बात को। यानी हम कह सकते हैं ER परिवहन का भी कार्य करता है। ER क्या करता है, परिवहन का भी कार्य करता है पोषक तत्वों का, क्योंकि जो भोजन बन रहा है आपका, राइबोसोम प्रोटीन बना, वो एक तरह से भोजन ही हो गया कोशिका का, तो वो आपका कहाँ जाएगा, आवश्यकता अनुसार जहाँ भी जिस कोशिका के अंग को जरूरत होगा वहाँ ये जाएगा। तो परिवहन का भी कार्य यहाँ पर हो रहा है। SER देख लेते हैं, यह वसा या लिपिड बनाता है, पहले बोल देते हैं। कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करती है। इस प्रक्रिया को जीवात जनन कहते हैं। यहाँ देखिए मेरे भाई, देखिए जो प्रोटीन और वसा है, प्रोटीन कहाँ से बना, ये बना RER से। वसा कहाँ से बना, ये बना SER से। तो कुछ प्रोटीन जो बना है RER के द्वारा, कुछ वसा जो बना है SER के द्वारा, ये प्रोटीन और वसा क्या करते हैं, कोशिका झिल्ली को मजबूत बनाते हैं, या समझिए कोशिका झिल्ली का निर्माण कहते हैं। इस विधि को कहते हैं जीवात जनन। तो बोल दे कि जीवात जनन से आप क्या समझते हैं, तो जीवात जनन कुछ भी नहीं है मेरे भाई, कोशिका झिल्ली के बनने में मदद करता है प्रोटीन और वसा, जो कि SER द्वारा उत्पन्न होता है। वो प्रक्रिया क्या कहलाता है, जीवात जनन, ठीक है। चलिए, कुछ प्रोटीन तथा वसा एंजाइम एवं हार्मोन की तरह कार्य करते हैं, क्योंकि प्रोटीन का मतलब ही होता है एंजाइम, ठीक है ना, और हार्मोन की तरह भी ये कार्य करता है। हार्मोन का मतलब क्या होता है, केमिकल, रसायन, ठीक है ना। चलिए, तो कुछ प्रोटीन वसा क्या करते हैं, एंजाइम और हार्मोन की तरह भी कार्य करते हैं। आगे पढ़ते हैं। हालांकि अलग अलग कोशिकाओं में ER अलग अलग दिखते हैं, लेकिन हमेशा एक जालिका तंत्र का निर्माण करते हैं। देखिए जालिका, एकदम जाली टाइप का बना रहे हैं ना। अलग अलग जीवों में कोशिका, अलग अलग जीवों कोशिका में ये आपका ER जो है अलग अलग देखने को मिल सकता है, लेकिन ऑलवेज एक क्या बनाएगा, एक समझिए कि जाल तंत्र बनाएगा। जाल यानी ये वाला फॉर्म जो ये आपको हमेशा दिखेगा, आकार कैसा भी दिखे मतलब नहीं है, लेकिन जालिका तंत्र, जाल वाला पार्ट आपको हमेशा एकदम समझिए कि ये पार्ट कॉमन होगा सभी कोशिका के, सभी जीवों की कोशिकाओं में, ठीक है। चलिए, और लिखा मैंने आपको, कशेरुकी जंतु जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उसे कशेरुकी जंतु कहते हैं, वर्टिब्रेट है ना। उसके यकृत में, कशेरुकी जंतुओं के यकृत की कोशिकाओं में, यकृत मतलब लीवर की कोशिकाओं में SER जहर
तथा दवा को क्या करता है, निरावशीकरण। निरावशीकरण का मतलब क्या हुआ, असर कम। जो आपने जहरीला पदार्थ खा लिया है सपोज गलती से, उसके असर को कम करने का प्रयास करता है लीवर में जो एसई आ रहा है, ठीक है ना। चलिए यहाँ तो हो गया। अब देखते हैं गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण देखते हैं। गोल्जी उपकरण क्या है, इसकी खोज 1898 में कैमिलो गोल्जी ने की थी। जंतु कोशिका में यह एक झिल्ली युक्त पुटिका है जो एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप से सजी रहती है, जिन्हें कुंडिका या सिस्टर्नी कहते हैं। देखिए इसमें जो पार्ट है इसका भी चित्र मैंने यहाँ पर शायद दिया होगा, नहीं दिया होगा क्या, यहाँ पर देखिए ये आपका गोल्जी काय है। ये मेरे भाई क्या आपका गोल्जी काय है, ठीक है ना। ये आपका क्या है, गोल्जी काय है, ठीक है ना। गोल्जी एपरेटस इसको बोलते हैं, गोल्जी एपरेटस इसको बोलते हैं। कैमिलो और गोल्जी ने इसकी खोज की थी। ये आपका देखिए, ये आपको देखिए यहाँ पर एकदम समांतर क्रम में दिखेगा आपको, यहाँ पर दिख रहा है क्या, एकदम जालिका टाइप का ये भी है, लेकिन ये आपका जालिका कैसा है, ये आपका समांतर क्रम में देखिए, मतलब समांतर टाइप का दिख रहा है मुझे। कुछ पूरा तो समांतर नहीं, लेकिन ये समांतर आपको दिख रहा है, ठीक है ना। ये आपको दिख रहा है ना। ये जो साथियों गोल्जी का है, ये लाइसोसोम का निर्माण करता है, लाइसोसोम के निर्माण में मदद करता है। लाइसोसोम आपने सुना होगा, अभी आगे पढ़ेंगे। लाइसोसोम के निर्माण में ये मदद करता है। कौन, आपका गोल्जी का। लाइसोसोम निर्माण ये मदद करता है, गोल्जी का, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए एक पहले इसको पूरा पढ़ ही लेते हैं ना, देखिए पढ़ ही लेते हैं पूरा। जंतु कोशिका में यह एक झिल्ली युक्त पुटिका है। देखिए झिल्ली युक्त पुटिका का मतलब क्या हो, आपको ऐसे करके दिखा ना, और ऐसे करके दिखा कि नहीं, आपको ऐसे करके दिखा ना, तो ये झिल्ली युक्त पुटिका है। पुटिका का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा खाली जगह देखने को मिलना, उसे पुटिका कहते हैं। जो एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप से सजी रहती है, जिन्हें कुंडिका या सिस्टर्नी कहते हैं। जो ये आपका इस तरह से सजी हुई है, इस तरह से जो सजी हुई है आपका, इस तरह से सजी हुई है, ये जो झिल्ली युक्त पुटिका बनी, इसको हम क्या कहेंगे, सिस्टर्नी कहेंगे। प्रश्न कैसे आएगा कि गोल्जी काय में जो आपका झिल्ली युक्त पुटिका है वो एक समांतर क्रम में सजी रहती है, समांतर क्रम में सजी रहती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सिस्टर्नी। क्या कहते हैं, सिस्टर्नी। और सिस्टर्नी को हिंदी में क्या कहेंगे, कुंडिका कहेंगे। ध्यान रखना, क्या कहेंगे, कुंडिका। ऐसे ऐसे वर्ड आपको एग्जाम में आएंगे, ठीक है। इसका संपर्क जो है ईआर की झिल्लियों से रहता है। मतलब जो आपका ये संपर्क है कैसे रहता है, ईआर की झिल्लियों से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इसका संपर्क आपका रहता है। यानी कि जहाँ पर ईआर है ना, वहीं पर आपको ये देखने को मिलेगा, बगल में रहेगा, ठीक है ना। इसलिए जटिल कोश के झिल्ली तंत्र के दूसरे भाग को बनाती है, इसलिए जटिल कोश के झिल्ली तंत्र के दूसरे भाग को ये बनाती है, ठीक है ना। ईआर द्वारा बनाया गया पदार्थ गोल्जी उपकरण द्वारा, ईआर द्वारा बनाया गया पदार्थ गोल्जी उपकरण द्वारा पैक किया जाता है। देखो मेजर वर्क क्या है, गोल्जी उपकरण का मेजर वर्क जो मेरे भाई है, मुख्य कार्य इसका क्या है, बोल देगा। इसका मुख्य कार्य है जो ईआर जो खाना बनाया, ईआर क्या बनाया खाना सर, एक प्रोटीन बनाया, एक वसा बनाया, इसका पैक करता है कौन, आपका गोल्जी का। इसको पैक कौन करता है आप साथियों, ये आपका क्या करता है, गोल्जी का इसको क्या करता है, पैक करता है, ठीक है ना। ध्यान रखना बात को, कि कभी जरूरत पड़े तो हम वहाँ पर उसको भेज देंगे, ठीक है ना। पादप कोशिकाओं में गोल्जी का को क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम कहते हैं। पादप कोशिका में गोल्जी का को क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम कहते हैं। ध्यान रखना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते फटाक से हम। और उन्हें कोशिका के बाहर अथवा अंदर विभिन्न क्षेत्र में भेज दिया जाता है। मतलब जो पैक किया गया भोजन वो ये क्या करेगा कि कोशिका के विभिन्न क्षेत्रों में भेज देगा जहाँ पर जरूरी है। मतलब ये ईआर भी करता है ये, और आपका ये भी करता है, ठीक है ना। कुछ परिस्थिति में गोल्जी उपकरण सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनाती है। तो बोलेगा कि सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनाने का काम कौन करती है, तो ये करती है आपका गोल्जी उपकरण। कौन करती है, गोल्जी उपकरण करती है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए गोल्जी उपकरण के द्वारा, यानी गोल्जीकरण के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। और इसका संपर्क आपका जो किससे रहता है, ईआर की झिल्लियों से रहता है। किससे रहता है, ईआर की झिल्लियों से रहता है। ईआर जो खाना बनाएगा उसको ये पैक करता है। इसका मुख्य काम है भोजन को पैक करना, ठीक है। चलिए लाइसोसोम, इसका एक और नाम है लवणकाय भी बोलते हैं इसको, मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है, लवणकाय भी। डी डुबे ने इसकी खोज की थी। किसने की थी, डी डुबे ने 1958 में इसकी खोज की थी। ये प्रश्न पूछता है इसका खोज से, तो इसकी खोज डी डुबे ने 1958 में की, ठीक है। यह कोशिका में अपशिष्ट पदार्थों को निपटारा करता है। इनके पास शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं जो कार्बनिक पदार्थों को तोड़ सकने में सक्षम होते हैं। जब किसी कारण कोशिका क्षतिग्रस्त या मर जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं। इससे निकलने वाला एंजाइम अपनी कोशिकाओं को पचा देते हैं, इसलिए इसे आत्मघाती थैली कहते हैं। बताते हैं क्या बोल रहा है, देखिए। जो आपका लाइसोसोम होता है, मान चलिए कोशिका के अंदर जो भी अंग है, देखिए यहाँ पर
थोड़ा सा मैं समझ लूँगा। कोशिका के अंदर जो भी अंग है, सारे अंग है इसमें, केंद्रक है ना, केंद्रक है, गोल्जी काय है, लाइसोसोम है ना, आपका ईआर है ना, और बोल लीजिए गोल्जी काय, लाइसोसोम, ईआर हो गया आपका, ले लीजिए आप रिक्तिका हो गया है ना, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया है ना, तारक काय हो गया, जो भी अंग है, कोई अंग अगर सही से काम नहीं करता है, कोई अंग अगर सही से काम नहीं करता है तो लाइसोसोम क्या करता है, मतलब कि लाइसोसोम क्या करता है, आप सही से काम करिए, मैं अपनी भाषा में आपको बता रहा हूँ। लाइसोसोम क्या करता है, आप सही से काम करिए, नहीं तो मैं खुद फट जाऊँगा, नहीं तो मैं खुद फट जाऊँगा, मैं आपको ही मार दूंगा, ठीक है ना। ये इसका अपनी भाषा मैंने आपको बताने के लिए बोला, बायोलॉजी की भाषा में और अच्छे से समझते हैं इसको, ठीक है ना। देखिए मान के चलिए जो कोशिका में अभी सारे अंग था, कोशिका में जो भी अंग था अभी मैंने आपको बताया, गोल्जी का, लाइसोसोम, रिक्तिका, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, जो भी था, अगर मान चलिए कोई अंग काम नहीं कर रहा, मतलब मर गया है, मान चलिए कि माइटोकॉन्ड्रिया मर गया है, गोल्जी का मर गया है, तो अब इसको कोशिका से निपटारा करना है, नहीं तो गंदगी हो जाएगा कोशिका के अंदर पूरा। भाई अब लाश को फेंकना है ना, लाश को फेंकने के लिए क्या होगा कि ये जो आपका लाइसोसोम है ना, लाइसोसोम है, इसके पास क्या होता है, इसके पास एक खुद का अपना एंजाइम होता है, जो कि एकदम घातक एंजाइम होता है। उस एंजाइम को अगर ये निकाल देगा ना, उस एंजाइम को निकाल देगा तो जो भी इसमें था मरा हुआ पार्ट, वो पूरा तरह से सफाई हो जाएगा, यानी कि पूरा पच जाएगा, डाइजेशन हो जाएगा। समझ गए ना बात को। तो लाइसोसोम के पास क्या होता है मेरे भाई, लाइसोसोम के पास क्या होता है, शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होता है, जो कार्बनिक पदार्थों को तोड़ सकने में सक्षम होता है। कार्बनिक पदार्थ का मतलब क्या है, जो कोशिका के अंदर जो पदार्थ है, ठीक है ना। जब किसी कारण कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है, कोशिका मर गई, कोशिका के अंदर मर गए, है ना, मैंने बोला ना कोशिका मरने का मतलब क्या हुआ कि कोशिका की जीव द्रव मर जाना। तो लाइसोसोम क्या करता है, उसको सफाई करने का कार्य करता है। अब उसको सफाई करना जरूरी है ना। अब मान के चलो कि सपोज दैट मैं आपको समझाने बोलता हूँ, कहीं कुछ मर गया है तो वहाँ से हटाना जरूरी है, नहीं तो वो बदबू देगा, तो उसको सफाई करने का काम कोई करेगा ना, तो यहाँ पर सफाई करने का काम ये लाइसोसोम करता है, ठीक है ना। इससे निकलने वाले एंजाइम अपने ही कोशिकाओं क्या करते हैं, पचा देते हैं, इसलिए इसे आत्मघाती, मतलब ये खुद फट जाएगा उसको साफ करने के लिए, मतलब खुद समझिए फट जाएगा, मतलब आत्महत्या कर देगा खुद से ही उसको साफ करने के लिए, ठीक है। तो कोशिका पूरा वो साफ हो जाती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली कहते हैं। इसके पास ध्यान रखिएगा क्या होता है, शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होता है, जो ये छोड़ता है, जिससे पूरा कोशिका साफ हो जाता है, जो मरी हुई है सारा कुछ पच जाता है, एकदम क्लियर, नीट एंड क्लीन हो जाता है, ठीक है। चलिए, और इसे क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली बता दिया आपको। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, सूत्रकणिका, किसके इसका क्या बोलेंगे इसको। इस बार एलपी में पूछा गया था, बताइए, कई लोग इसको छोड़ के आ गए, मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भी वो पूछ रहा था कुछ, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया नहीं लिखा था, सूत्रकणिका लिखा था। तो हिंदी भी रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। सबसे पहली नंबर बात कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहते हैं। इसकी खोज कोलिकर ने की है। माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने की है, कोलिकर ने की है। इसमें दोहरी झिल्ली होती है, बाहर वाला छिद्रित होती है, भीतरी झिल्ली वलित होती है, जिसे क्रिस्टी कहा जाता है। देखिए चित्र साथ मैंने लगाया हुआ होगा, ये देखिए यहाँ पर, देखिए ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया देख सकते हैं यहाँ पर, एकदम ये माइटोकॉन्ड्रिया पूरा अंदर का ये संरचना दिया गया, ठीक है ना। ये आपका क्या होता है, दोहरी झिल्ली होती है, ये क्या होती है आपका, दोहरी झिल्ली होती है। दोहरी झिल्ली आप कौन कौन सा होता है, दोहरी झिल्ली मैंने और बताया था, केंद्रक भी क्या होता है, दोहरी झिल्ली होता है, ठीक है। दोहरी झिल्ली का मतलब क्या होगा, पावरफुल ऑर्गन है, समझ गए ना। तो बाहरी झिल्ली आपका क्या होगा मेरे भाई, आपका बाहरी झिल्ली साथ यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है, एक मिनट, बाहरी झिल्ली आपका क्या होगा, छिद्रित होगा। छिद्रित का मतलब क्या होगा, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आपका माइटोकॉन्ड्रिया दिखता है, इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया, ये आपको इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया अंदर जो आपका ये दिखता है, ठीक है ना। ये इसका ये एक झिल्ली ये बाहर से हो गया, तो ये वाला झिल्ली छिद्रित होता है, ये वाला बाहरी वाला झिल्ली क्या होगा, छिद्रित होगा, यानी कि इसमें डॉट डॉट बना होगा, और जो अंदर वाला झिल्ली होगा ये आपका वलित होता है, वर्गाकार, मतलब वर्गाकार क्या, वलित मतलब गोल, रिंग टाइप का, ठीक है ना। तो बाहरी वाला झिल्ली छिद्रित, अंदर वाला वक्रित, वलयित, ठीक है ना, रिंग टाइप का, जिसे क्या कहेंगे, क्रिस्टी कहेंगे। मतलब आंतरिक झिल्ली जो है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो आंतरिक झिल्ली है, देखो मैं बना रहा हूँ इस कलर से, ठीक है। तो आंतरिक झिल्ली है ना, ये वाला आंतरिक झिल्ली, इस आंतरिक झिल्ली को क्या कहते हैं, क्रिस्टी, इसको क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। बोल देगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो आंतरिक झिल्ली है उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। जो वलित होती है, कैसी होती है, वलित, यानी कि रिंग टाइप की होती है, रिंग गोल ही होता है ना, ऐसा होता है, ठीक है ना। चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया जीवन के लिए क्या है, आवश्यक क्रियाओं को करने के लिए एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। अब इसको मैंने यहाँ पर बोला है, बिजली का घर क्यों कहते हैं, जो आपको माइटोकॉन्ड्रिया, इसको बिजली का घर क्यों कहते हैं, यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल, पावर
हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि मेरे भाई हम जो खाना खाते हैं, मान चलिए हमने खाना खाया, उसमें जो चावल खाया, मान चलिए क्या खाया हमने, चावल खाया। तो चावल खाएं, आपको क्या लगा, तुरंत हमको एनर्जी मिल गया इससे? नहीं मेरे भाई, चावल में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। चावल में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है ना। ये कार्बोहाइड्रेट जल्दी पचता नहीं। अब चूंकि हमारा कोशिका बहुत छोटा छोटा है, तो कैसे कार्बोहाइड्रेट को पचाएगा? कार्बोहाइड्रेट थोड़ा सा बड़ा रूप होता है, जटिल रूप होता है। तो इसको अगर छोटे रूप में तोड़ दिया जाए तब हमारा कोशिका पचा लेगा और एनर्जी उससे मिल जाएगी हमको। तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा रूप होता है ग्लूकोज। मैं शॉर्ट में लिखता हूँ ग्लूकोज जी, ठीक है ना। तो कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज में बदलने के लिए बहुत सारी प्रक्रिया होती है, एंजाइम जाएगा इस पर, तो टूट टूट के जो है कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज में ही आएगा। पाचन में समझेंगे कैसे कार्बोहाइड्रेट टूट टूट के ग्लूकोज में आता है, ठीक है ना। फिलहाल अभी समझो, तो कार्बोहाइड्रेट टूट के ग्लूकोज में आ गया। अभी भी हमको ऊर्जा इससे नहीं मिला। अब क्या होगा मेरे भाई, अब क्या होगा, इस ग्लूकोज में, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6, ये ग्लूकोज का सूत्र होता है। अगर इसके पास कहीं से ऑक्सीजन आ जाए तब हमें ऊर्जा मिलने का चांस है। अगर इसके पास कहीं से ऑक्सीजन आ जाए तब हमें ऊर्जा मिलने का चांस है। तो ऑक्सीजन कैसे मिलेगा हमें? देखिए, जो हमारा फेफड़ा होता है, फेफड़े के पास क्या होता है, फेफड़े में होता है वायु कुपिका। वायु कुपिका के पास क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, समझ गए ना। वो वायु कुपिका में जो ऑक्सीजन होता है, उस ऑक्सीजन को रक्त में जो आरबीसी होता है वो उठाकर इस ग्लूकोज के पास ऑक्सीजन को ला देती है। अब जैसे ऑक्सीजन को यहाँ पर ला देगी तो ये ग्लूकोज का क्या हो जाएगा, ये ग्लूकोज जलने लगेगा, इसका दहन होने लगेगा, ऑक्सीकरण होने लगेगा। तो टूट जाएगा किसमें, ये टूट जाएगा आपका CO2 में टूट जाएगा, H2O में टूट जाएगा, और प्लस में इससे हमको क्या मिल जाएगा, ऊर्जा मिल जाएगा। अब जाके हमको काम मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा। तो ये ऊर्जा जो मिला है, ये ऊर्जा मिलता है हमको ATP के रूप में। ATP क्या होता है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। और जो ATP जो मिला है ये आपको मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया से। कहाँ से मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया से। अब आपके शरीर में ऊर्जा ही नहीं रहेंगे तो कैसे काम कर पाएंगे आप, नहीं कर पाएंगे। तो ये ATP जो ऊर्जा मिलता है ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया में जो क्रेब्स चक्र चलता है उसी से हमको ये मिलता है। इसीलिए भाई बोल रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को ये कोशिका का पावर हाउस है। माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं करेगा तो आपको ऊर्जा नहीं मिलेगा, ATP ही नहीं मिलेगा तो कैसे आप काम करिएगा, समझ रहे ना बात। इसीलिए कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का बिजली घर बोलते हैं। समझ पा रहे क्या बात को, उम्मीद है कि समझ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का क्या होता है, DNA होता है, ठीक है ना। DNA प्लस में राइबोसोम इसका खुद का होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या होता है, खुद का अपना DNA और राइबोसोम होता है, इस बात को ध्यान रखना। यानी कि खुद के पास राइबोसोम इसके पास है, इसका मतलब ये हो गया कि ये खुद प्रोटीन भी बना सकता है अपना, क्योंकि खुद का DNA और राइबोसोम इसके पास है। वैसे तो केंद्रक होता है, केंद्रक के पास होता है। ATP को करेंसी ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, यानी कि ऊर्जा की मुद्रा भी कहते हैं। क्यों कह रहे भाई, क्योंकि ATP का ही मतलब क्या होता है, ऊर्जा। ATP से ही क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है, यानी कि ऊर्जा का ये रूप है, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, मुद्रा की ऊर्जा, ठीक है। चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही अद्भुत अंग है क्योंकि इसके पास खुद का DNA एवं राइबोसोम होता है। चलिए, ये आप डायग्राम देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं मेरे भाई आपका प्लास्टिड लवक को देखते हैं। किसको देखते हैं, लवक को। ये भी आपका कोशिका का एक अंग है, लवक। बता देता हूँ, यह केवल पादप कोशिका में पाया था। जिस तरह मैंने आपको बताया था कोशिका भित्ति, क्या बताया था सर, बिल्कुल बताए थे। कोशिका भित्ति क्या सभी कोशिका में पाया जाता है, नहीं मेरे भाई, ये सिर्फ आपका पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। उसी तरह प्लास्टिड लवक जो है, प्लास्टिड इसको इसे बोलेंगे PLASTID, ये भी सिर्फ पादप कोशिका में ही पाया जाएगा, ठीक है ना। अब इसके 3 प्रकार होते हैं, एक आपका क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, वर्णी लवक, अवर्णी लवक, हरित लवक, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट का मतलब क्या हुआ, क्रोमो, देखो क्रोमो का मतलब क्या होता है, रंग। क्रोमो का मतलब होता है रंग, है ना। यह पौधों में फूलों और फलों की रंग प्रदान करता है। पौधे में फूल होते हैं ना, उसका कलर होता है, कुछ ना कुछ रंग होता है कि नहीं, तो वो रंग किसके कारण आता है, वो क्रोमोप्लास्ट के कारण आता है, जो कि एक लवक का प्रकार है, ठीक है ना। फल का भी रंग देखेंगे आप, सेब का रंग देखेंगे, नारंगी का रंग देखेंगे, तो ये सब किसके द्वारा आता है, ये आता है आपका लवक के अनुसार। और लवक का कौन सा टाइप का, क्रोमोप्लास्ट, यानी कि वर्णी लवक इसको बोलते हैं। ल्यूकोप्लास्ट की बात करें, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको हिंदी में बोलते हैं अवर्णी लवक। देखो हिंदी भी याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, अवर्णी लवक, ठीक है ना। आ मतलब क्या होता है, आ मतलब होता है नहीं,
वर्ण 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 वर्णी मतलब रंग होता है, मतलब नहीं रंग, मतलब ये रंग प्रदान नहीं करेगा। तो क्या करेगा ये रंगहीन होता है, क्योंकि नाम है इसका अवर्णी, मतलब कलरलेस होगा, ये रंग, इसका कोई रंग नहीं होता। इसमें स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ जमा होते हैं। जो ल्यूकोप्लास्ट है पौधा का, ये क्या करेगा, ये आपका स्टार्च को जमा करेगा, प्रोटीन को जमा करेगा, तेल को जमा करेगा। कौन आपका ये ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, आगे बात करते हैं। लास्ट वाला आपका आता है क्लोरोप्लास्ट। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, हरित लवक। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, हरित लवक। और इसी के अंदर होता है आपका पर्णहरित। इसी के अंदर आपका क्या होता है, पर्णहरित, जिसको क्या कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल भी कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं, क्लोरोफिल भी कहते हैं, यानी कि पर्णहरित को क्या कहते हैं, क्लोरोफिल हम कहते हैं। ठीक है ना। तो यह आपका किस में मदद करता है, यह आपका प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। सर प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, सुने तो हैं लेकिन अच्छे से क्लियर नहीं रहता है, डाउट रहता है हमेशा। प्रकाश संश्लेषण का मेरे भाई मतलब होता है कि पौधे जिस प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, प्रकाश संश्लेषण कहेंगे। समझ गए ना। पौधे जिस प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, प्रकाश संश्लेषण कहेंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। और प्रकाश संश्लेषण होने के लिए क्या क्या चाहिए, प्रकाश संश्लेषण होने के लिए हमें 4 चीज़ चाहिए। कितना चीज़, 4 चीज़। पहला तो हमें चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, दूसरा हमें क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, दूसरा हमें क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, ठीक है, क्लोरोफिल चाहिए। और तीसरा हमें क्या चाहिए, सनलाइट। सनलाइट मतलब सूर्य का प्रकाश चाहिए। और चौथा हमें चाहिए पानी। ये 4 चीज़ अगर हमारे पास है तो आपका ये प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस होगा। समझ गए ना। तो ये जो क्लोरोफिल हमने लिखा, ये क्लोरोफिल कहाँ से आता है, ये क्लोरोफिल आता है आपका क्लोरोप्लास्ट से। यानी कि क्लोरोप्लास्ट जो पत्ता आपका, ये पत्ता मैं दिखाता हूँ आपको, ये पत्ता आपका है, इस तरह से पत्ता आपका लीफ होता है। तो पत्ते के ऊपर साथियों क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है आपका, क्लोरोफिल होता है। और ये क्लोरोफिल में क्या साथियों, मैग्नीशियम होता है, जिसके कारण हरा होता है आपका, ठीक है, पत्ता, ठीक है, मैग्नीशियम तत्व इसमें पाया जाता है। तो इसीलिए ध्यान रखना, क्लोरोप्लास्ट आपका किस में मदद करता है, ये आपका प्रकाश संश्लेषण होने में मदद करता है। ये 4 चीज़ें जरूरी है, CO2, H2O, क्लोरोफिल और सनलाइट, ये 4 चीज़ें जरूरी है प्रकाश संश्लेषण होने के लिए। अगर एक भी चीज़ नहीं है तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, मतलब पौधा भोजन नहीं बना पाएगा। तो इसलिए बोल रहे हैं क्लोरोप्लास्ट में उनमें से एक है, चारों में से एक है क्लोरोफिल, क्योंकि क्लोरोफिल किसका पार्ट है, क्लोरोप्लास्ट का ही पार्ट है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं क्लोरोप्लास्ट भोजन बनाने में यानी प्रकाश संश्लेषण करने में मदद करता है। ठीक है ना। चलिए, सारा चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। क्लोरोफिल की वजह से पत्तियाँ हरी दिखती है, जो पत्ता हरा दिखता है ना, किसकी वजह से, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल ये इंग्लिश वर्ड है, इसको हिंदी में पर्णहरित कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, अच्छा एक और चीज़, ये क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में हरित लवक कहते हैं, ये सब चीज़ ध्यान रखना है, हरित लवक कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, लवक के भीतरी रचना में बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती हैं जो स्ट्रोमा में स्थित होती है। जो लवक है, मान चलिए आपका लवक है, इसकी भीतरी रचना में क्या होती है, बहुत सी क्या होती है, झिल्ली होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। तो बोल देगा स्ट्रोमा क्या है, तो लवक के अंदर जो बहुत सारी झिल्ली वाले परतें होती हैं उसे क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा मतलब क्या, यह एक प्रकार का लिक्विड है। क्या है, ये एक प्रकार का लिक्विड है, द्रव है, ठीक है ना। चलिए, अब जो लवक है मेरे भाई, इसका ये भी एक विशिष्ट अंग है। लवक भी क्या, ये भी आपका एक विशिष्ट अंग है। क्यों, क्योंकि इसके पास भी DNA और राइबोसोम होता है। और किसके पास होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी DNA एवं राइबोसोम खुद का होता है, और लवक के पास भी खुद का DNA एवं राइबोसोम होता है, ठीक है ना। चलिए, अब देखते हैं रसधानी, लास्ट है आपका, फिर खत्म। रसधानी क्या होता है, यह ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियाँ होती है। देखो, रसधानी में बेसिकली पानी जमा रहता है। अब हम लोग क्या है, पौधे भाई पानी जमा करके रखता है राजधानी में। ये मान लीजिए पौधा का कोशिका है, तो इसमें एक बड़ा सा होल रहता है, इसमें ये क्या करता है, पानी को जमा करके रखता है। जब इसको प्यास लगे उसे ये पी लेता है। हम लोग क्या है मेरे भाई कि पानी अगर प्यास लगा तो किचन में जाके पी लिए पानी, है ना, मतलब जहाँ पर भी पानी पी लेंगे, लेकिन पौधा कैसे पिएगा। तो पौधे के लिए विशेष एक अंग है रसधानी। हमारे में भी रसधानी है, ऐसा बात नहीं है, हमारे में भी रसधानी है, लेकिन हमारे में जो जंतु कोशिका में जो रसधानी है वो छोटी होती है, लेकिन पादप को बहुत ज़्यादा पानी की जरूरत होती है, इसलिए इसकी राजधानी क्या होती है, बड़ी होती है, ठीक है ना। तो राजधानी इसको बोलते हैं वैक्यूल्स, ठीक है। यह ठोस अथवा तरल हो सकती है। जो राजधानी आपका ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियाँ होती है, मतलब जो राजधानी होती है उसमें ठोस पदार्थ भी देखने को मिलेगा, तरल पदार्थ भी देखने को मिलेगा। जंतुशील में राजधानियाँ छोटी होती है, यानी हम लोग में छोटी होगी, और पादप कोशिका में बड़ी होगी।
क्योंकि पादप कोशिका को ज़्यादा ज़रूरत है पानी की, हम लोग को ज़्यादा ज़रूरत नहीं है पानी की, क्योंकि वो ज़्यादा कार्य मतलब उसके पास उतना सुविधा नहीं है। हम लोग को हाथ पैर तो उसको है नहीं, है ना, तो उसमें वो पानी स्टोर करके रखता है, हम लोग का जब मन हुआ तो पी लेंगे। पादप कोशिकाओं की राजधानियों में कोशिका द्रव्य भरा रहता है। पादप कोशिका की राजधानियों में कोशिका द्रव्य भरा रहता है। जो पादप कोशिका है उसकी राजधानी में क्या भरा रहता है? कोशिका द्रव्य भरा रहता है। और ये कोशिकाओं को स्फीति तथा कठोरता प्रदान करती है। देखिए इस बार के टेक्नीशियन में मैंने आपको ये कराया हुआ था, जब मैं आपको सॉल्यूशन करवा रहा था कुछ प्रश्न, तो उसमें मैंने आपको ये कराया था राजधानियों के बारे में कि जो पादप कोशिका की जो राजधानियाँ होती है उसमें जो कोशिका द्रव्य रहता है, साइटोप्लाज्म भरा रहता है ना, कोशिका द्रव्य में भरा रहता है आपका कोशिका रस, सेल जूस बोलते हैं। वो किस में मदद करती है? वो आपका कोशिका को स्फीति यानी कि फुर्ती और कठोरता प्रदान करती है। वो आपका कौन? कोशिका द्रव्य, जो आपका कोशिका जो आपका रसधानी में है, ठीक है ना। यानी कि रसधानी में जो आपका रस है, सीधा समझिए, रसधानी में जो आपका रस है, जिसको बोलेंगे कोशिका रस बोलेंगे या कोशिका द्रव्य बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। वो क्या करता है? स्फीति और कठोरता प्रदान करता है कोशिका को। पौधे के लिए जरूरी पदार्थ भी रसधानी में मौजूद होते हैं। जो जरूरी पदार्थ है पौधों के, वो किसमें मौजूद होते हैं? ये आपके रसधानी में मौजूद हैं, जैसे कि अमीनो अम्ल, शर्करा, कुछ कार्बनिक अम्ल एवं प्रोटीन। ये भी प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से क्या पौधे की रसधानी में मौजूद नहीं होता है? तो अमीनो अम्ल होता है, शर्करा होता है, कार्बनिक अम्ल एवं प्रोटीन होता है। अमीनो अम्ल होता है, शर्करा होता है, कार्बनिक अम्ल होता है, प्रोटीन होता है। ये सब पौधे की कोशिका में, ये पौधों के लिए ज़रूरत है, तो ये रसधानी में मौजूद रहती है, ठीक है। अमीबा जैसे एक कोश के जीव में उनके खाद्य रसधानी में उनके द्वारा उपभोग में लाए गए पदार्थ होते हैं। जो अमीबा में राजधानी होती है, अमीबा जो राजधानी होती है क्या होती है? अमीबा एक कोश के जीव है। अमीबा क्या है? एक कोश के जीव है। तो उनके खाद्य राजधानी में उनके द्वारा उपभोग में लाए गए खाद्य पदार्थ होते हैं। मतलब जो भी एक अपना भोजन खाते हैं वो सारा इसका इसमें राजधानी में रहता है, ठीक है। कुछ एक कोशिक जीवों में राजधानियाँ जल तथा कुछ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में मदद करती हैं। कुछ एक कोश के जीव जो होते हैं उसमें राजधानियाँ क्या करती है कि बेकार पदार्थ को भी बाहर निकालती है। जो राजधानी है ये उत्सर्जित पदार्थ को क्या करती है? बाहर निकालने का भी काम करती है, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना है। तो वही लिखा है, कुछ एक कोश के जीवों में राजधानियाँ जल तथा कुछ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में भी मदद करती है। तो फाइनली मेरे भाई आपका यहाँ पर वैक्यूल्स का चित्र दिया गया, देख सकते हैं कितना बड़ा ये वैक्यूल्स आपको दिख रहा है यहाँ पर, है ना। ये वैक्यूल्स आपको सारा यहाँ दिख रहा है ना। ये केंद्रक है, ये साइटोप्लाज्म आपका है ना, ठीक है। ये सारा अंग इसमें दिया गया आपको, ठीक है ना। तो फाइनली सेल चैप्टर आपका मेरे भाई क्या होता है? एफ से फिनिश्ड होता है। टोटल साथियों कितना घंटा क्लास हुआ है? 2 घंटे का लगभग क्लास हुआ है। और कैसा लगा क्लास आपको ये? और जो हम मेहनत कर रहे हैं, क्या आप मेरे मेहनत को सलाम कीजिएगा, कमेंट अपना ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही मैं आपको 25 दिन का 25 मैराथन जो वादा किया है इसको ख़त्म करके साथियों हम छोड़ेंगे, ठीक है ना। तो अपना प्यार सपोर्ट जरूर दिखाएं, शेयर करें जरूर क्लास को, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्या ही ज़्यादा बोले आपके लिए, हम तैयारी करते रहिए आप।